मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट 2.00 में। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पार्ट 2 के साथ रहने वाली है, जिसमें हम एडवांस लेवल के रूल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आई होप आपको पहली क्लास बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास भी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं क्लास की तरफ। एक बार हम फिर क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 था कल, द अदर चिल्ड्रेन कॉल्ड हर स्टूपिड। हमें सबसे पहले देखना होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हमें टेंस का पता चलता है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती, यानी इसके अंदर आप देख रहे हो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मॉडल नहीं है और टू वाला कोई केस नहीं है, तब हमें देखना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म होती है तो प्रेजेंट टेंस होता है, सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस आ जाए तो इज आर एम लगा दो, एक वचन के साथ इज लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। अगर सेकंड फॉर्म ही आए तो वाज और वर लगा दो, एक वचन के साथ वाज लगेगा, बहुवचन के साथ वर लगेगा। तो इसमें देखना कौन सी फॉर्म है, ईडी लगा हुआ है, यानी यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो वाज और वर लगना था। इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक तो हर है, हर जब सब्जेक्ट बनेगा तो सी हो जाएगा, एक स्टूपिड है। फिर हमने ऑप्शन काटने वाली बात की थी। देखो बैन नंबर ऑप्शन में अदर चिल्ड्रेन से ही स्टार्ट हो रहा है, ऊपर सब्जेक्ट भी अदर चिल्ड्रेन है, कट गया। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, कॉलिंग आ रहा है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो बिल्कुल ख़राब था, हर तरह से कट रहा था। आगे देखना, यहाँ स्टूपिड, यहाँ भी देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। दो ऑप्शन कट चुके हैं। सेकंड ऑप्शन था तो हमें पता था कि वाज और वर आना है, इसमें भी वाज आ रहा है, इसमें भी वाज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कोल्ड आ रहा है और कोल्ड आ रहा है, बिल्कुल सही था। अब हम चलते हैं इसके ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की तरफ। इसमें देखो एक तो सी से बनाया है, एक हर से बनाया है। अब देखो हर जो ऑब्जेक्ट है वो जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चेंज हो जाता है, सी में चेंज हो जाता है। तो सी लगा दिया, ऑप्शन नंबर सी सही था। सी वाज कोल्ड स्टूपिड, वैसा का वैसा ही आ गया, बाय द अदर चिल्ड्रेन। यानी हमने क्या सीखा था पहली क्लास में कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगा दो और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। इसके आगे हमने बात की थी, अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आप क्या लगा दोगे, आप इज आर एम लगा दोगे। इज आर एम लगाने के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। जब हमें मान लो एक्टिव वॉइस के अंदर सेकंड फॉर्म मिल जाए तो हम वाज और वर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, वाज और वर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब मान लो आपको एक्टिव वॉइस में पहले से ही इज आर एम मिल जाए तो आप उनके आगे क्या लगा दोगे, उनके आगे बीइंग लग जाएगा। क्या लगेगा, BEING लग जाएगा। चाहे इजार एम मिले चाहे वाज वर मिले, उनके आगे हमेशा क्या लगा हुआ मिलेगा आपको, पैसिव वॉइस में बीइंग लगा हुआ मिलेगा। बीइंग के तुरंत बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। आपको हैज, हैव, हैड मिल जाए तब उनके आगे हमेशा क्या लग जाता है, उनके आगे हमेशा बीन लग जाता है। यानी इज आर एम वाज वर के आगे बीइंग लगेगा, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फिर हमने पढ़ा था, जब भी आपको सेल और विल मिले, या तो आपको क्या मिले, सेल और विल मिले, सेल और विल के आगे क्या लगता है, बी लगता है। या मॉडल मिले जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये जो भी मॉडल आपको मिले उनके आगे भी क्या लगता है, उनके आगे सेम टू सेम मॉडल आएगा और उनके आगे हमें सिर्फ बी लगाना है। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और उसके बाद मान लो आपको टू मिल जाए, टू प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तब भी टू के आगे क्या लगना है, टू के आगे बी लगना है। अब मान लो आपको मिल गया सेल हैव, मान लो आपको क्या मिल गया, सेल और हैव, तब उसके आगे क्या लगेगा, देखो सेल के आगे तो बिल लगता है, लेकिन सेल के आगे क्या रखा है, हैव आ रखा है, तो हैव के अनुसार लगानी है, इसके अनुसार हैव के साथ क्या लगता है, बीन लगता है। इस प्रकार यही टेंस थे पैसिव वॉइस के लिए, इन्हीं के अनुसार हमें चेंज करना था। कल की पूरी क्लास रिवाइज हो चुकी है। अब हम चलते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में बहुत सारे स्पेशल नियम रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखना, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस अनलेस समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन। इसमें आप ध्यान से देखना, दो वाक्य हैं, सीईटी में पूछा गया था, इम्पोर्टेंट है। पहला वाक्य तो है नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द केस, दूसरा फिर अनलेस के साथ जुड़ रहा है, अनलेस के बाद में देखो दोबारा वाक्य शुरू हो रहा है, समवन गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन। अब दोनों में हम हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, पहले तो पहले की बात करते हैं। इसमें देखो मॉडल आ रखा है कैन और डू, कैन मॉडल है, डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दूसरे में क्या रखा है, दूसरे में गिव्स आ रखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है। अब ये केस बन रहा है जब भी आपको नो वन मिले और एनीथिंग मिले, देखो नो वन के साथ क्या मिल जाए, आपको एनीथिंग मिल जाए, उसमें एक नियम अप्लाई होता है, यानी आपको देखो नो वन मिले प्लस एनीथिंग मिले तो वो उसका सब्जेक्ट बनता है नथिंग। हमें उसमें और कोई सब्जेक्ट नहीं ढूंढना है, उसमें हमें सब्जेक्ट बनाएंगे, वो बनेगा नथिंग। याद रखना, जब भी नो वन मिले, नो वन के आगे हमें एनीथिंग मिले, देखो यहाँ नो वन है और एनीथिंग भी मिल रहा है, तो नो वन प्लस एनीथिंग जब भी मिल जाए तब आप जब सब्जेक्ट बनाओ पैसिव का तो किसको बनाओगे, नथिंग को बनाओगे। यानी नो में नो वन था तो वन हटा दिया, एनीथिंग में एनी हटा दिया, तो नो और थिंग को जोड़ा तो नथिंग बन गया। यानी नो वन और एनीथिंग जब भी मिले हम सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, नथिंग से बनाएंगे। यानी वाक्य किससे स्टार्ट होगा, पैसिव वॉइस का नथिंग से स्टार्ट होगा। यानी जो ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना, वो मान लो इस एनीथिंग ही उसका ऑब्जेक्ट होता है। देखो कैन डू के आगे क्या रखा है, एनीथिंग आ रखा है, एनीथिंग है ना, ये एनीथिंग वहाँ मान लो ऑब्जेक्ट था, एनीथिंग जब सब्जेक्ट बनेगा तो नो वन तो हट जाएगा और एनीथिंग किस में बदल जाएगा, नथिंग में बदल जाएगा। क्योंकि एनी और नो दोनों तो नकारात्मक भाव देते हैं, तो दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नथिंग डायरेक्ट लिख देंगे, यानी एनीथिंग किस में बदल जाएगा, नथिंग में बदल जाएगा। अब ये नियम बहुत सरल होते हैं, एक ही चीज़ थी, अब नथिंग देख लो तब आंसर अपने आप ही आ जाएगा। देखो पहले में देखो अनलेस से स्टार्ट कर रहा है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, इसको तो काट दो, क्योंकि अनलेस समवन गिव्स अस मोर, न कोई थर्ड फॉर्म न कोई और कुछ। इसमें देखो टू डू एनीथिंग से स्टार्ट कर रहा है, पूरा वाक्य ही नहीं आया, ये भी कट गया। इसमें देखो समवन से स्टार्ट कर रहा है, हैज़ टू गिव, कहाँ आ गए, और अब की फर्स्ट फॉर्म थी हैज़, और ये तो आने ही नहीं थे, तो ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए सही था। कितना ईजी था, हमें एक ही याद रखना था, नो वन पहले से एनीथिंग आया था तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, नथिंग बनेगा। तो इसमें देखो नथिंग से सब्जेक्ट बना दिया, कैन था, कैन मॉडल था तो मॉडल के साथ क्या लगता है, बी लगता है, तो नथिंग कैन बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, तो नथिंग कैन बी डन अबाउट द केस। पहला वाक्य पूरा हो गया, अनलेस वैसा का वैसा लगा दिया। दूसरे में देखो गिव्स के एस आ रहा है आगे, एस क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, एस जब सब्जेक्ट बनेगा तो किस में चला जाएगा, वी में चला जाएगा, वी आ गया। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इज आर एम लगाना था, वी बहुवचन होता है तो हमने आर लगाया, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन लगाई, मोर इन्फॉर्मेशन लिख दिया, बाय द समवन लिखने की ज़रूरत नहीं थी। यानी ये वाक्य बिल्कुल सही है, लेकिन हमें तो जब एक ही शब्द से इसका आंसर आ रहा था, जब नो वन प्लस एनीथिंग मिला तो हमने नथिंग में बदला, हमें पता चल गया कि नथिंग में बदलना है। नथिंग आगे तीनों में आ ही नहीं रखा था तो एक ही ऑप्शन था नथिंग, तो नथिंग एक में आ रखा था तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट सही था, हमें और कुछ देखने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी। अब इस नियम के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो नो वन प्लस एनीथिंग आए तो किस में बदलोगे आप, नथिंग में बदल जाएगा, यानी एनीथिंग सब्जेक्ट बनेगा तो किस में बदलेगा, नथिंग में बदलेगा। अब देखो एक वाक्य उदाहरण है, नो वन डिड एनीथिंग, नो वन डिड एनीथिंग, नो वन आ रखा है, एनीथिंग आ रखा है, डिड आ रखा है, तो कैसे बनेगा, नो वन एनीथिंग किस में बदल गया, नथिंग में बदल गया। डिड है, डिड क्या है, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है तो क्या लगाएंगे,
तो वाज लगा दो, और डिड की थर्ड फॉर्म होती है डन, नथिंग वाज डन। मैं बता रहा हूँ नो वन प्लस एनीथिंग कैसे बदले जा सकते हैं। यहाँ देखो नो बॉडी सैड एनीथिंग, चाहे नो वन आए या नो बॉडी आए सेम ही बात है। नो बॉडी और एनीथिंग की भी किस्म बदल गया, नथिंग बदल गया। सैड, यहाँ सैड क्या थी, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी तो वाज लगा दिया, और सैड ही थर्ड फॉर्म होती है तो सैड लगा दिया। यानी नो वन आए प्लस एनीथिंग आए या नो बॉडी प्लस एनीथिंग आए तो किस में बदल जाएगा, नथिंग में बदल जाएगा। बाकी नियम सेम टू सेम अपने ही हैं। तीसरा देखो सी डिड नॉट से एनीथिंग। अब इसमें देखो नो वन और नो बॉडी तो शुरू में नहीं आया है, लेकिन इसमें देखो डिड नोट, डिड के साथ नोट आया है और एनीथिंग भी आया है। यानी पहले नोट आया है या नो आए चाहे नोट आए एक ही बात है, प्लस एनीथिंग आया है। तो हमें तो किस में बदलना है, इन दोनों को नथिंग में बदलना है। मान लो नथिंग लिख दिया, डिड आया था, डिड है तो डिड पास्ट की होती है तो हमें क्या लगाना है, वाज और वर लगाना है, तो हमने वाज लगा दिया। अब से फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नथिंग के बाद में वाज लगाया, से की थर्ड फॉर्म सैड होती है, बाय लगाया, बाय के बाद में हर लिख दिया क्योंकि सी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। हमें तो ये नियम तो सारे वही हैं, हमें तो याद रखना है नो के बाद में एनीथिंग आए, चाहे नो वन हो, चाहे नो बॉडी हो, चाहे नोट हो, इनके बाद में अगर एनीथिंग आए तो हमें जो सब्जेक्ट बनाएंगे वो किसको बनाएंगे, वो नथिंग को बना देंगे। आगे चलते हैं। आगे देखो पैसिव बनाते समय एनीथिंग को नथिंग में बदला जाता है केवल तब जब हम वाक्य में पहले से नो वन, नो बॉडी आदि नेगेटिव सब्जेक्ट हो। यानी एनीथिंग के पहले कुछ न कुछ नेगेटिव होना चाहिए, जैसे नो हो, नो बॉडी हो, नो वन हो या नोट हो, तो एनीथिंग को नथिंग में बदला जाता है। नो वन डिड एनीथिंग हमने कर चुके हैं, नथिंग वाज डन पहले से कर चुके हैं। अब देखो नो वन कैन स्टॉप इट, कैन आ रखी है, स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है, इट। अब देखो इसको बना देते हैं। इसको बनाने की दो तरीके हो सकते हैं। नो वन, इसमें एनीथिंग वैसे तो आया नहीं है। अब देखो इसमें नो वन तो आ गया, लेकिन इसके आगे हमें क्या नहीं मिला, इसके आगे हमें एनीथिंग नहीं मिला, तो इसका वाक्य क्या बनेगा। देखो सब्जेक्ट कैन मॉडल आया है, स्टॉप वर्ब है, इट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। इट को सबसे पहले तो सब्जेक्ट बना दो, क्योंकि हम जब एनीथिंग को बनाते हैं सब्जेक्ट तो नथिंग बदलता है, इसमें एनीथिंग तो है नहीं, तो हमें इट को सब्जेक्ट ले आएंगे तो इट लगा दिया। अब कैन है, ये नो वन तो हटेगा, 100% हटेगा, लेकिन नो वन हटाएंगे तो नो को तो कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो इस कैन के साथ लगा दो। इट कैन नोट, कैन नोट लगा दिया, कैन के साथ क्या लगना है, बी लगना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगना है। तो देखो इट हो गया, कैन के साथ नोट लगाया तो कैन नोट हो गया, बी लगा दिया और स्टॉप्ड लिख दिया। हमें इसको अब नथिंग में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि इसमें एनीथिंग नहीं आया था। आगे वाला देखना, नो बॉडी नोज द आंसर। अब देखो द आंसर को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस था तो इज आरम लगना था, तो इज लगा दिया। अब इज के साथ नोट लगा दो, क्योंकि नो बॉडी तो हटाएंगे हम, नो बॉडी हटाएंगे तो ये नो तो कहीं ना कहीं लगाएंगे, तो इस इज के आगे हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लगा दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नॉन लगा दो, तो द आंसर इज नॉट नॉन। यानी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब के आगे आप नोट लगा दो अगर आपको एनीथिंग नहीं मिलता है। एनीथिंग मिल जाए नो के आगे तब तो आपको उसको नथिंग में बदल देना है। आई होप आप अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है वैसा ही है। देखो नो वन हैज़ क्लाइम्ड दिस माउंटेन बिफोर। नो वन से स्टार्ट हो रहा है, हैज़ क्लाइम्ड, हैज़ आ रखा है, हेल्पिंग वर्ब क्लाइम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, दिस माउंटेन बिफोर आ रखा है। इसमें देखो इसमें कोई एनीथिंग नहीं आया है। अब इसको बनाने से पहले वाक्य काट देते हैं। देखो वाज नोट, हैज़ आया तो वाज नोट तो आएगा नहीं, इसमें भी वाज, ये वाज वाले तो दोनों कट गए, क्योंकि हैज़ आया तो हैज़ के साथ तो हमेशा क्या आएगा, बीन आएगा। अब देखो हैज़ या हैव लगेगा और बीन लगेगा। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, दिस माउंटेन, हमने लिखा दिस माउंटेन, दिस माउंटेन। इसमें लिखा हैज़ नोट बीन, हैज़ नोट बीन। नोट क्यों लगा, क्योंकि ये नो वन हटेगा तो हैज़ के साथ क्या आएगा, नोट आएगा, तो हैज़ नोट, हैज़ के साथ बीन लगता है तो ये भी लगा दिया। क्लाइम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगा दी। अब देखो इसमें तो दे रखा है बाय नो वन बिफोर, इसमें डायरेक्ट दे रखा है बिफोर।
जब हमने नोट लगा ही दिया यानी नो वन का काम तो पहले से ही हो चुका है। बाय नो वन बिफोर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये लिखा भी नहीं जाएगा बाय नो वन, क्योंकि नो वन पहले से ही हो चुका है तो डायरेक्ट बिफोर आएगा, इसमें बाई का यूज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। दिस माउंटेन हैज नॉट बीन क्लाइम्ड बिफोर। अब आप समझ चुके होंगे, ये भी जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था कि ये नो वन किस में बदल जाएगा, नो में बदल जाएगा। यानी दिस माउंटेन हैज के साथ नोट लगा दो, बीन लगा दो, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। कुछ वाक्य में बचा हुआ है तो वो लगा दो, बाय नो वन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सेवक की भर्ती में पूछा गया था। इसमें एक्टिव वॉइस देखना क्या कह रहा है। यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई क्रेपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद दैट टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। ग्राम सेवक अच्छी भर्ती थी, बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था हमें, तो इसमें आप ध्यान से देखना। सबसे पहले आपको क्या मिला, विल हैव टू, क्या मिल गया, विल हैव टू। हमें पता चला है विल भी मिला है, हैव भी मिला है और आगे टू भी मिला है, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या हो गई, विल हैव टू। उसके बाद में वर्ब क्या है, पुल डाउन हो गई, पुल डाउन। ऑब्जेक्ट क्या था, दिस स्काई क्रेपर। अब हम डायरेक्ट ऑप्शन की तरफ भी एक बार ध्यान देते हैं कि उसमें सब्जेक्ट क्या बना हुआ है। इसमें देखो द स्काई क्रेपर, दिस स्काई क्रेपर बिल्कुल सही है। इसमें भी दिस स्काई क्रेपर, इसमें भी दिस स्काई क्रेपर, इसमें भी दिस स्काई क्रेपर। यानी इस ऑब्जेक्ट तो क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, तो दिस स्काई ब्रेव उसमें ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, चारों में बना है तो ये तो बिल्कुल सही है। अब हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। इसमें देखो बिल्डिंग, ये बिल्डिंग नाम तो ऊपर कहीं है ही नहीं, तो स्काई के ऊपर बिल्डिंग कहाँ से आ गया। और वैसे भी विल भी लगा है, विल ये है और टू इनका नहीं लगा तो इसको तो आप काट दो, क्योंकि विल भी लगाया इसने। इसमें भी ये बिल्डिंग नाम थोड़ी ऊपर देखो, यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई क्रेपर एज यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन। ये बिल्डिंग नाम आई कहाँ से रखा है और हैज़ नॉट भी लगा रखा है, हैज़ नॉट कहाँ से आएगा, ये बिल्डिंग नाम ही नहीं है पहली बात तो। इसमें देखो शुड आ रखा है, ये शुड ऊपर मॉडल शुड आया ही नहीं तो शुड कैसे आ सकता है, ये ऑप्शन भी कट गया था, ये आंसर डायरेक्ट निकल रहा था ऑप्शन नंबर से। हमें नहीं पता इसमें क्या आया है, लेकिन ये तीनों तो नहीं आ रहे थे तो एक ही ऑप्शन बचा था वो था से, इसलिए क्वेश्चन ईजी था, ग्राम से पूछा गया था, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब देख लो एक बार इसको। अब विल हैव टू वैसा का वैसा लिख दिया। अब टू आया है तो हमें टू के अनुसार लगाना है, जो लास्ट में आती है तो टू के अनुसार क्या लगेगा, बी लगा दिया। पुल्ड डाउन इसका हो जाता है तो पुल डाउन का हो जाएगी थर्ड फॉर्म, पुल्ड डाउन, डाउन वैसे की वैसे साथ में आती है, पुल का कर दिया पुल्ड। आगे देखो एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशन हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। ये देखो दूसरा जिसका इसका दूसरा पार्ट था उसमें हैव नोट था यू के आगे, तो हैव नोट आ रखा है तो हैव नोट के साथ में क्या लग जाएगा, हैव के साथ में लगता है बीन, तो इसमें लगा दिया इसने हैव नोट बीन कंप्लाइड, वैसा का वैसा लिख दिया और विद लिख दिया, यानी ये वाक्य बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखना। ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रेन वेल। हमें पता चला लुक्ड आफ्टर आया है, लुक्ड के साथ आफ्टर तो मान लो लगा हुआ है, हमेशा साथ ही लगता है। लुक्ड है ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, वाज और वर आना है, तो ऑप्शन काट देते हैं। देखो इसमें आया विल भी कैसे सकता, विल आया ही नहीं। इसमें देखो लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन वेल, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं आई तो इसको भी काट दो। इसमें देखो वेल लुक्ड, वेल से बनाया है, वेल इसमें कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जिसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। लुक्ड आफ्टर के बाद में वर्ब लगाया है, जबकि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, मेन वर्ब बाद में आती है, तो ये ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। देखो सारे ही क्वेश्चन इजी ही हैं अगर आप ऑप्शन काटते हो तो। अब देखो इसमें द चिल्ड्रेन था, द चिल्ड्रेन को इसने सब्जेक्ट बना दिया, वहाँ जो वर लगना था द चिल्ड्रेन बच्चे बहुवचन है तो वर लगा दिया, वर के बाद में ये वेल वैसा का वैसा ही लगा दिया। और लुक्ड आफ्टर, लुक्ड भी थर्ड फॉर्म लुक्ड ही होती है तो लुक्ड आफ्टर लगा दिया। बाय हिम लगा सकते थे लेकिन लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से सही था। आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया नियम है, इसमें देखना क्या है। आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड
दिस। अब इसमें देखना, आई हमने सोचा सब्जेक्ट है तो इसके आगे वांट वर्ब है, हमें ये समझ में आया। लेकिन एवरीबॉडी फिर क्या, एवरीबॉडी फिर सब्जेक्ट आ गया, इसके आगे टू बी आ गया, यानी टू वाला केस बन रहा है, अंडरस्टैंड आ गया। तो हमें टू भी दिख रहा है, वांट भी दिख रहा है, दिस भी दिख रहा है, वाक्य भी दो नहीं है, इतने बड़े भी नहीं हैं। तब हम क्या करते हैं, एक बार ऑप्शन देखना। ऐसे प्रश्न जब आपको कोई समझ में नहीं आए कि इसने कौन सा क्या बनाए, तब आप एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर जाना। इसमें देखो क्या होता है, इसमें सब में शुरू में देखो क्या आ रखा है, आई वांट आ रखा है। इसमें आई वांट, आई वांट, आई वांट, आई वांट, यानी ये आई वांट है वो तो सेम टू सेम आना है। इस आई वांट को तो आप भूल जाओ कि आई वांट सब में आ गया, ये तो अलग केस है। आई वांट तो वैसा का वैसा ही आ गया। हमें वाक्य कहाँ से बनाना था, एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस, हमें इसका ही पैसिव बनाना था इसके अंदर। अब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, टू अंडरस्टैंड वर्ब है, अब दिस है, अब दिस से बना दो। इसमें देखो दिस आ रखा है, इसमें दिस आ रखा है, इसमें भी दिस आ रखा है, तो सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, दिस बना देंगे। तो दिस लग गया, दिस लग गया, दिस लग गया। इसमें दिस आया नहीं है तो इसका वाला तो हटा दो, ये तो हट गया। तो आई वांट तो सेम था, उसको तो भूल जाओ। हमने क्या सब्जेक्ट बनाया, दिस को सब्जेक्ट बना दिया। अब देखो दिस सब्जेक्ट बना दिया तो टू आ रखा है, तो टू हमें वैसा का वैसा ही लगाना है। टू लगा दिया, टू के साथ क्या लगेगी, बी लगता है हमेशा, तो टू और बी। अब देखो इसमें कहीं है ना, इसमें टू आ रखा है, इसमें टू ही नहीं आया, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ऑप्शन नंबर ए सही है। वैसे भी हमें पता चलता कि टू के साथ तो बी लगेगा, तो टू और बी पहले में आ रखा था, इसमें आ रखा था, इसमें तो टू बी के बाद में अंडरस्टैंड बाय एवरीबॉडी, यानी इसमें टू बी तो आ रखा था, एक इसमें टू बी था, दोनों में टू और बी तो थे, लेकिन इसमें देखो सब्जेक्ट नहीं था। आई वांट के आगे डायरेक्ट क्या लग रखा था, टू और बी लग रखा था, और तो सेम टू सेम था। आगे देखो अंडरस्टैंड बाय एवरीबॉडी, अंडरस्टैंड बाय एवरीबॉडी, लेकिन उसमें दिस था, इसमें दिस नहीं था। छोटी सी मिस्टेक थी, इसमें दिस था, इसमें दिस नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी गलत था, ऑप्शन नंबर ए सही था। यानी आपको जब भी ऐसा वाक्य मिले, ये हाई कोर्ट में पूछा गया है कि आई वांट सब में आ रखा है, यानी तो एवरीबॉडी से हमने बना दिया, यानी दिस को सब्जेक्ट बनाया, टू के आगे बी लगाया, अंडरस्टैंड लिखा, बाय एवरीबॉडी लिख दिया। ये नियम क्या कहता है एक बार देखना। पैसिव हमें इन्फिनेटिव क्लोज पे बनानी है। ये इन्फिनेटिव क्लोज क्या होता है, जो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है वो होती है इन्फिनेटिव क्लोज। यानी इसमें दो क्लोज थे, आई वांट अलग क्लोज था, एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड दिस अलग क्लोज था। तो हमें टू वाले पर बनानी है, तो दो इसमें था टू अंडरस्टैंड दिस, ये देखना टू अंडरस्टैंड दिस, तो इसका पैसिव हमेशा क्या बनता है, दिस पहले आ जाता है, फिर टू बी अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्यों आया, क्योंकि हाँ इसमें देखना डी वाले में तो अंडरस्टैंड ही आ रखा था, ये तो वही फर्स्ट फॉर्म में आ गई, हमें तो थर्ड फॉर्म चाहिए थी। तो वैसे भी ये तो कर रहा था, क्योंकि इसमें अंडरस्टूड होना चाहिए था, क्योंकि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, तो वैसे भी आंसर आ रहा था। तो टू अंडरस्टैंड दिस कैसे बनेगा, दिस पहले आ गया, दिस टू बी अंडरस्टूड। एक और वाक्य मैं लेके आया हूँ ऐसा ही, इसको देखो आप, आई वांट हिम टू कंप्लीट द वर्क, वही आई वांट आ रखा है पहले, आगे हिम टू कंप्लीट द वर्क, तो आई वांट तो वैसे का वैसा लिख दिया अपन ने, फिर द वर्क को हमने सब्जेक्ट बनाया, टू के आगे बी लगाया, कंप्लीट का कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म की, बाय लगा के हमने हिम लिख दिया। यानी ये आई वांट वाला केस आप याद रखना, आई वांट वाले में आप आई वांट तो वैसे का वैसा लिख देना, फिर आगे वाला वाक्य में आपको जब टू दिख जाए तब आप उसको उस वाक्य से बना लेना। ये एक अलग नियम है, इसको आप याद रखना। आगे चलते हैं, ये भी देखो वही वाक्य आ रहा है सेम टू सेम लगभग। ही लाइक्स लिख रखा है पहले तो, फिर आगे लिख रखा है पीपल टू कॉल हिम सर, यानी टू कॉल और बीच में पीपल दोबारा सब्जेक्ट आ रहा है, हमें पता चल रहा है वैसा ही केस है, यानी टू इन्फिनेटिव क्लोज वाला केस है इसमें भी। इसमें देखो इसमें वर्ब तो क्या है, टू के आगे कॉल है, तो कॉल का तो थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, हमें पता है। ये ऑप्शन काट दो, पीपल लाइक हिम टू कॉल सर, ये वाक्य भी आप काट दो, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। अब देखो इसमें तो कोल्ड है, टू के आगे बी भी है, इसमें भी टू भी है और कोल्ड भी है, दोनों में बिल्कुल सही है, और दोनों में ही लाइक्स आ रहा है, यानी ही लाइक्स तो वैसे वो है, यानी आई वांट की तरह इसमें क्या आ गया, ही लाइक्स आ गया। ये अलग क्लोज है, हमें टू बी वाला क्लोज से बनाना है। अब देखो फिर हम क्या कर रहे थे, ऑब्जेक्ट ला रहे थे, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है देखो, तो इसमें ऑब्जेक्ट था सर,
तो ही लाइक्स के बाद हमने सर लगाया, टू बी कोल्ड लगाया, बाय पीपल लगा दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही था। ही लाइक्स वैसा का वैसा लिख दिया। फिर टू क्लोज, यानी ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आए ना, उसको आपको बदलना है। टू कोल्ड, सर इसको बदल दो, सर टू बी कोल्ड, और बाय पीपल लिख दो। अब आपको टू वाला क्लोज भी याद हो गया। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन होता है टू क्लोज वाला। इसको वैसे तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें जो पहला नाम आया ही लाइक्स, उस क्लोज को आप वैसा का वैसा लिख देना, बाकी वाले को आप चेंज कर देना। बड़ा ईजी क्वेश्चन है, वैसे बहुत हार्ड क्वेश्चन है, नियम के आधार पर अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी पूछा जाता है। आगे चलते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 50 है, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। हमें टू दिख रहा है, ये टू वाले में ही कुछ न कुछ नियम लगते हैं, यानी टू वाला जब भी दिखे तब आपको सोचना है एक बार कि उसमें कोई नियम तो नहीं लग रहा है। अब देखो इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। अब एक जब भी इट इज़ टाइम टू ये वर्ड आता है, यानी इट इज़ टाइम आए उसके आगे टू लगा हुआ हो, तब उसमें भी एक नियम अप्लाई होता है। वैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं। यहाँ पर एक बार देखना, हमें बताया टू आ रखा है, तो टू के आगे हमेशा पहली बात तो क्या आना है, बी आना है। और नियम आपको बाद में समझाऊंगा। टू के आगे पहले हमें पता था कि बी आएगा, तो हम ऑप्शन देखते हैं। इसमें देखो टू ही नहीं आया पहले में, तो इसको तो वैसे ही काट दो। दूसरे में देखो इज के आगे तो बीइंग लगा दिया इसने, टू का कुछ इसने किया नहीं। यहाँ इट इज़ टाइम अलग ही फ्रेज है, तो ये टू के आगे तो इसने बी नहीं लगाया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। लास्ट वाले में देखना, इसमें टू और बी लगाया है। इस तीसरे में देखना, तीसरे में टू के वैसा का वैसा ही लिख दिया इसने, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर डी सही था। अब मैं इसके नियम के बारे में आपको बता देता हूँ। जब भी आपको इट इज टाइम दिखे, तब आप जब इसकी पैसिव बनाओगे, यानी इट इज टाइम टू दिखे, उसके बाद में वर्ब दिखे, वर्ब क्या है, रिंग, और उसके बाद में आपको क्या दिखे, नाउन दिखे, यानी द बेल इसमें क्या है, नाउन है। यानी इट इज टाइम टू दिखे, वर्ब दिखे और नाउन दिखे, तब उसका पैसिव बनाते वक्त क्या करते हैं, तो इट इज टाइम टू को हम किस में बदलते हैं, पहले तो ये देख लो आप। यानी जो इट इज़ टाइम है वो सेम टू सेम आता है, इट इज़ टाइम। इसके बाद में हमें फोर लगाना है। इट इज़ टाइम तो वैसा का वैसा लिखना है, टू की जगह मान लो हमें क्या लगाना है, फोर लगाना है। इट इज़ टाइम फोर, यानी इट इज़ टाइम को हम स्टार्ट किससे करेंगे, इट इज़ टाइम फोर से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या था, द बेल, जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट होगा, तो इट इज़ टाइम फोर द बेल लिख दिया। फिर टू प्लस रिंग है, यानी टू के आगे बी लगेगा, टू बी, और रिंग की थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी। यानी इट इज़ टाइम फोर लिख के ऑब्जेक्ट लिख दो, टू के आगे बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वही नियम है, हमें तो याद रखना है। इट इज़ टाइम तो वैसा का वैसा ही आएगा, उसके आगे एक फोर अपनी तरफ से लगाना है। इसमें फोर कहीं नहीं है, लेकिन इस वाक्य में फोर हमें हमारी तरफ से लगाना है, तो वाक्य हो जाएगा इट इज़ टाइम फोर। उसके बाद में उसको आप बदल दो, यानी इट इज़ टाइम का तो क्या बन गया, इट इज़ टाइम फोर। अब टू रिंग द बेल, उसको तो हम जब पैसिव बनाते हैं वही तरीका है। द बेल सब्जेक्ट लिया, टू के आगे बी लगाया, रिंग का रंग हो गया। लेकिन इट इज़ टाइम को किस में बदलना है, इट इज़ टाइम फोर। और देखना एक बार, इट इज़ टाइम टू लिखा हुआ और ओनली वर्ब ही आए, यानी उसके आगे ये ऑब्जेक्ट भी नहीं आए, वाक्य इतना ही हो, इट इज़ टाइम टू रिंग, तब आप क्या करोगे, तब आप इसमें फोर भी नहीं लगाओगे। तो इट इज़ टाइम तो वैसा का वैसा लिख देना। अब टू रिंग को ही बदल देना, टू रिंग, सिर्फ इतने ही वाक्य को बदलना है। टू के आगे बी लगा दो, रिंग की थर्ड फॉर्म लगा दो, और कुछ भी नहीं करना है। अगर इसके आगे नाउन यानी ऑब्जेक्ट नहीं आए, यानी ऑब्जेक्ट आएगा तभी फोर लगाना है, वरना फोर भी नहीं लगाना है, सेम टू सेम लिख देना है। इट इज़ टाइम, टू के आगे सिर्फ बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये बन जाएगा। याद रखना, अगर नाउन नहीं है तो इट इज़ टाइम के आगे टू लगा हुआ है पहले से, एक बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। अगर नाउन है तो इट इज़ टाइम के आगे फोर लगाओ, फोर के आगे ऑब्जेक्ट ले आओ, फिर टू बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। आप इट इज़ टाइम वाला नियम भी समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, ये भी वीडियोग्राम से एक भर्ती में पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था। मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। पर्सन को तो ध्यान से देख लेना एक बार। इसमें ऊपर पूछा गया था, इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। हमें एक्टिव वॉइस पूछा गया है। वैसे भी आप ऊपर नहीं पढ़ो तो भी आपको जब उदाहरण पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। क्योंकि देखो मैनी अमेजिंग स्टोरीज आर आ रखा है, इज आर एम के साथ आई एन जी आता है, इसमें क्या आ रखा है, टोल्ड आ रखा है। टोल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब आई है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी वे वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस के अंदर लिखा हुआ है। हमें ऊपर लिखा हुआ भी है, किस बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो बदल दो, कहाँ दिक्कत है इसमें,
मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। देखो आर लिखा हुआ है यानी इज आर एम आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, पहली बात तो ये। तो इसमें देखो आर बीइंग कहाँ आ रहा है, आर बीइंग, ये दोबारा थोड़ी पैसिव बनाना है इसका। तो इसमें अभी दोबारा देखना आप, तो ये आर बीइंग तो आ ही नहीं सकता था इसलिए कट गया, क्योंकि ऊपर आर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना है। इसमें आर टेलिंग, देखो आर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि आर लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी। तो इसमें देखो टेल है, इसमें टेल्स है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट फॉर्म ही आ रखी है इसलिए आर आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं इसका क्या सब्जेक्ट रहा होगा, क्या ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखो क्यों सही है इसमें आप देखना, मान लो इसमें पहले सब्जेक्ट क्या रहा होगा, पीपल रहा होगा। मान लो ये आप इस एक्टिव को वापस बदल देना, देखो पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। तो इसमें टेल तो क्या है, टेल तो इसमें है वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज। इस मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज ने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, तो बना दिया। अब फर्स्ट फॉर्म में तो आर लगा दिया, आर के साथ तेल का हो गया टोल्ड, और अबाउट मार्क ट्वेन वैसा का वैसा ही लिख दिया, बाय द पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए ये ऑप्शन नंबर तो सही था। अब ये सी वाला क्यों गलत है, देखो इसने मार्क ट्वेन टेल्स मैनी अम्यूजिंग स्टोरी टू पीपल। अब ये मार्क ट्वेन तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वहाँ जाके ये ऑब्जेक्ट बना है, लेकिन इसके पहले बाय द मार्क ट्वेन वगैरह तो लगाया नहीं, एक तो वो इसमें गलत था। प्लस इसमें देखो टू पीपल लिखा हुआ है, अगर टू पीपल है और टू पीपल से अपन बना ही रहे नहीं रहे हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी टू पीपल आना चाहिए था। जब मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज से बना रहे हैं तो ये टू पीपल अपन ने कहाँ छोड़ दिया। ये तो तभी छोड़ सकते हैं ना जब इसका सब्जेक्ट हो, क्योंकि सब्जेक्ट को हम बाय के साथ लिखते हैं और बाय पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही था। इसका एक्टिव वही सही था, पीपल टेल मैनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। आगे चलते हैं, पैसिव बताना है आपको। समवन टर्नड ऑन ए लाइट इन द हॉल एंड ओपन द डोर। हाउसकीपर में पूछा गया था, समवन टर्नड ऑन ए लाइट इन द हॉल एंड ओपन द डोर। दो वाक्य हैं, दोनों को बदल दो। देखो समवन टर्नड ऑन, टर्नड वर्ब है इसमें, ऑन साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। ए लाइट इन द हॉल दूसरा वाक्य है, एंड ओपनड द डोर। दोनों में ही सेकंड फॉर्म आ रखी है, यहाँ टर्नड है यहाँ ओपनड है, यानी वहाँ जो वर आना है। देख लेते हैं कौन से में है। इसमें देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई, ये कट गया ऑप्शन नंबर बी। और कौन से में नहीं आई, यहाँ देखो डोर ओपनड, ओपनड द डोर, इसको बदलेंगे तब भी तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें नहीं आई। इसमें देखो ओपनड द डोर, इसने कोई चेंज नहीं किया, और बाय समवन भी लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी नहीं आया। और ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। अब देखो कैसे सही है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट बनाया, ए लाइट इन द होल, तो इसने बनाया ए लाइट इन द होल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था उसने सब्जेक्ट बना दिया, बिल्कुल सही है। सेकंड फॉर्म थी तो वाज लगा दिया, वाज लगा दिया। टर्न ऑन थर्ड फॉर्म भी सेम होती है तो टर्न ऑन ही लिख दिया, ये एंड लगा दिया। ओपनड द डोर को किसने बनाया, इसने द डोर सब्जेक्ट बना दिया, सेकंड फॉर्म थी तो वाज लगा दिया, ओपनड का ओपनड लगा दिया, बाय लगा के इसने लास्ट में लिख दिया समवन। यानी दो वाक्य थे, दोनों को इसने पैसिव में चेंज कर दिया, बाय समवन भी लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। बाकी दोनों में इसने ओपनड द डोर इसको सही नहीं बनाया था। तो आगे चलते हैं, इसका भी आप ध्यान रखना, दो वाक्य हो तो दोनों को ही बदला जाता है लगभग, कई बार दोनों को नहीं बदलते हैं लेकिन लगभग बदला जाता है। 53 का क्वेश्चन देखना, ऑल हिज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब फर्स्ट ग्रेड में कोई क्वेश्चन पूछा गया है यानी वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा होगा। अब देखते हैं, देखो ऑल हिज रिलेटिव तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अप्रूव्ड ऑफ इसमें क्या है, इसमें वर्ब है। और हिज डिसीजन इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे, सब्जेक्ट में ले आएंगे। और वैसे देखो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ईडी लगा हुआ है तो वाज और वर आना है, पहली बात तो ये क्या आएगा, वाज और वर। मान लो ये फर्स्ट ग्रेड का है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। देखो अप्रूव्ड लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है, वाज और वर आना है। देखो इसमें इज अप्रूव्ड, इज बीइंग अप्रूव्ड, इज बीइंग कहाँ लगेगा जब इज बीइंग है ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो वैसे काट दो।
ये देखो इज आ रखा है, वो ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है, तो ये ऑप्शन भी काट दो। दो कट गए, ऑप्शन दो ही बचे, तो कहाँ दिक्कत आने वाली है। हिज डिसीजन हमने सब्जेक्ट बनाया, बिल्कुल बनाया, वाज लगाया, दोनों में वाज लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। अप्रूव्ड थर्ड फॉर्म लगाई, दोनों में लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक का काम तो हो गया। अब देखो इसमें लिखा बाय ऑल हिज रिलेटिव, बाय लगा के ऑल हिज रिलेटिव लिख दिया, इसने भी बाय लगा के ऑल हिज रिलेटिव लिख दिया। अब एग्जामिनर फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछ रहा था, तो इसको थोड़ा सा अच्छा तो बनाना ही था। तो इसमें देखो इसके साथ अप्रूव्ड ऑफ लगा हुआ है, इसके साथ अप्रूव्ड ऑफ नहीं लगा हुआ है। यानी जब अप्रूव्ड के साथ ऑफ है, यानी जब भी जिस भी वर्ब के साथ में ऑफ लगे, जैसे लुक्ड आफ्टर हमने देखी थी, ये जो वाक्य होते हैं ना, ये एक साथ ही आते हैं। अप्रूव्ड के साथ जब ऑफ लगा हुआ है तो हम इसको कैसे हटा सकते हैं, ये ऑफ लगना ही था, ऑप्शन नंबर सी सही था। अगर हमें ये ऑफ नहीं दिखता तो हम ऑप्शन नंबर डी भी सही कर सकते थे। अगर जल्दी में हम करते, अगर चारों ऑप्शन नहीं देखते, हम डायरेक्ट डी से स्टार्ट करते, तो हमें क्या पता ऑफ नज़र ही नहीं आता और हम इसको भी सही मान लेते। लेकिन इसमें ऑफ था। आप इस जो प्रीपोजिशन होती है, जो वर्ब के साथ लगती है, उसका भी आप ध्यान रखना। कुछ फिक्स होती है वो उसके साथ लगनी ही होती है, वो पैसिव में भी वैसी की वैसी ही लगेगी। जैसे लुक्ड आफ्टर में आफ्टर लगी थी ना साथ में, यही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। वैसे बहुत ईजी था, ये सिर्फ ऑफ के अंदर ही हमें कन्फ्यूज करने वाला काम कर रहा था एग्जामिनर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखना। चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस होता है, यानी एक्टिव फॉर द गिवन पैसिव सेंटेंस, यानी एक्टिव वॉइस पूछी है। दिया हुआ क्या है, दीज डोर मस्ट बी शट। अब देखो मस्ट मॉडल आया है, मस्ट के आगे बी लगा हुआ है, यानी पर्सन में हमेशा क्या आया होगा, मस्ट आया ही होगा, तभी तो बी लगा हुआ है। इसमें देखो मस्ट बी शट, अब इसका पैसिव क्या रहा होगा, मस्ट तो आया ही होगा। इसमें देखो यू आर ऑर्डर टू शट द डोर, हमें कोई पैसिव थोड़ी बना रहे हैं, इसको काट दो, इसमें मस्ट नहीं है, इसको काट दो, इसमें मस्ट नहीं है, इसको काट दो। एक में ही मस्ट था, वो था ऑप्शन नंबर बी में। देखो कितना ईजी है, हमें एक्टिव बनाना था, ऊपर मस्ट बी आ रखा है, यानी मस्ट तो उसमें 100% आया होगा एक्टिव में, तो इसमें ही मस्ट था एक में ही, तो आंसर नंबर बे सही हो गया। देखो यू मस्ट शट दीज डोर, तो दीज डोर को इसने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया, मस्ट लिखा, मस्ट के आगे बी लगाया, शट की थर्ड फॉर्म लगाई, बाय यू लिखने का जरूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 देखना। इनटू पैसिव वॉइस चेंज करना है। देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, ये एक और नियम है। जब भी वाक्य देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, याद रह जाएगा कि देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट, यानी देयर इज नो से जब कोई वाक्य शुरू होता है तो उसका क्या करते हैं, ये एक अलग नियम था। तो हमें इसमें दो चीज़ देखनी है। देयर इज़ नो फॉर्म तो वैसा का वैसा रहता है, ये टू रिजेक्ट सिर्फ चेंज होता है। टू के साथ क्या लगता है, हमें तो ये पता है टू के साथ क्या लगता है, बी लगता है, और थर्ड फॉर्म आती है। टू के साथ बी लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिजेक्टेड लगा दो। अब देखो इसमें हैज कहीं नहीं था, ऊपर काटते हैं ऑप्शन, हैज कहीं नहीं था तो ये कट गया। इसमें देखो दैट वाज रिजेक्टेड कैसे आ सकता है, जब टू था तो ये भी कट गया। देयर वाज नो फॉर्म रिजेक्टेड, देयर इज़ नो फॉर्म, इसमें टू ही हटा दिया, ये कट गया, ऑप्शन नंबर डी सही था। देयर इज़ नो फॉर्म, कोई चेंज नहीं करना इसमें, देयर इज़ नो फॉर्म वैसा का वैसा लिख दो। टू के आगे सिर्फ बी लगाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। याद रखना देयर इज़ नो फॉर्म वाला नियम, इसमें देयर इज़ नो जो भी वाक्य आता है सेम टू सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं करना, सिर्फ जो टू रिजेक्ट आता है ना उसको चेंज करना है। टू के आगे बी लगाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, तो देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। ये अच्छा नियम था, डायरेक्ट पूछा जाता है और वीडियोग्राम से की भर्ती में पूछा गया था। इतना इजी है, सबसे इजी था, और लेकिन नियम है कि देयर इज नो फॉर्म वैसा का वैसा लगो, टू के आगे बी लगाओ, वो रिजेक्ट का रिजेक्टेड कर दो। आगे चलते हैं, फिर वैसा ही वाक्य है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ये भी वीडियो में पूछा गया था। देखो देयर इज नो चार्ज टू मेक अगेंस्ट हिम, देयर इज नो से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रखी है, वही नियम है, क्योंकि देयर इज से स्टार्ट है और टू मेक भी आ रहा है। तो इसमें देखो हैव, देर वाज, कहाँ है, देर इज नो चार्ज, इसमें ये भी गलत था, टू मैड क्या पता नहीं क्या लिख रहा है। अब देखो इसमें देखो देर इज नो चार्ज टू बी मैड अगेंस्ट हिम, देर वाज नो चार्ज टू बी मैड अगेंस्ट हिम, सब दोनों में सेम है, इसमें इज है इसमें वाज है। अब आप ऊपर देखो देर के साथ क्या आता है, इज आ रखा है,
तो यहाँ इसने वाज लिख दिया और विच, और कोई चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो देर इज नो चार्ज, यहाँ तक कोई चेंज नहीं करना था हमें, देर इज नो चार्ज टू भी कोई चेंज नहीं था। अब टू के आगे में क्या लगाना था, बी लगाना था और मैक का थर्ड फॉर्म मैड बनानी थी, और भी आगे भी कुछ चेंज नहीं करना था। ये देर इज वाला बहुत ईजी नियम है, बस याद होना चाहिए कि देर इज नो चार्ज, टू तक कुछ भी चेंज नहीं करना है, टू के आगे सिर्फ बी लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, आगे भी कुछ हो तो वैसा का वैसा लिखना है। आगे चलते हैं। देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाई कोर्ट में पूछा गया यही क्वेश्चन, देर इज नो शॉप टू बी लेट, देर इज नो शॉप टू बी लेट। लेकिन हमें इसमें क्या बताना था, इसमें हमें चूज द करेक्ट एक्टिव बताना है, क्योंकि देखो टू के आगे तो बी पहले से लगा हुआ है, यानी ये तो पैसिव वॉइस था, हमें क्या बनाना था, एक्टिव बनाना था। एक्टिव में इसमें है ही क्या, इसमें बी हटा दो, वो एक्टिव बन जाएगा, क्योंकि हमें पैसिव जब देर इज नो वाला वाक्य बनाते हैं तो ओनली बी तो लगाते हैं अपनी तरफ से, और करते ही क्या है। तो देखो देर इज नो शॉप टू कहाँ है, देर इज नो शॉप टू लेट, पहले ऑप्शन में ही है, इसमें लेट से बना रहा है, काट दो। लेट में हैव, सोप आर देर, अरे एक्टिव बनवाना था, हमें पता था देर इज़ नो वाला नियम है, तो देर इज़ नो शॉप टू लेट, इसको बनाएंगे तो देर इज़ नो शॉप टू के आगे बी लगाओ और अब की थर्ड फॉर्म लगाओ, डायरेक्ट आंसर आ रखा था, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देर इज़ नो वाला नियम भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा नियम है, ग्राम सेवक एलडीसी सब में पूछा गया नियम है, याद रखना है आपको, और ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन भी है, इजी भी बहुत ज़्यादा है। देखते आंसर मिलेगा आपको अगर आपके नियम याद रहा तो। क्वेश्चन नंबर 58 देखना, पीपल थॉट दैट वी वुड नॉट विन, यानी पीपल थॉट दैट ही वुड नॉट विन, क्या आंसर आएगा। ये भी देखो जूनियर अकाउंटेंट में पूछा गया था, बहुत शानदार क्वेश्चन होता है, एक अच्छा नियम लगता है। अब लास्ट नियम की बात कर रहे हैं हम इस टाइप में। देखो जब भी दो वाक्य नजर आ रहे हैं, ये क्या वाक्य किससे जुड़ रहा है, यहाँ दैट से जुड़ रहा है, पीपल थॉट दैट ही वुड नॉट विन, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें दो क्लोज है। पहला क्या है, पीपल थॉट तो एक एक्टिव वॉइस का क्लोज है, ही वुड नॉट विन ये एक नाउन क्लोज है, क्योंकि हमें पता चल रहा है वाक्य किससे जुड़ रहा है, दैट से, यानी इस दैट वाले नियम को भी आपको याद रखना। अब इसमें देखो क्या करना है, जब भी ये दैट वाला नियम मिले तो ये दैट के साथ जो आगे वाला वाक्य आता है ना, उसको तो बिल्कुल ही चेंज नहीं करना है, वो तो सेम टू सेम आएगा, यानी ये नियम जितने हैं ना वो बिल्कुल ईजी हैं। तो देखो दैट ही वुड नॉट विन, इसको कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम आएगा, बस जो पहले आ रखा है उसको चेंज करना है। मान लो पीपल थॉट है, तो पीपल थॉट यानी सेकंड फॉर्म आ रखी है तो वाज लगेगा, पहली बात तो ये। सेकंड फॉर्म में मान लो इसमें यहाँ इट भी रहा होगा, यानी जो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो रहा होगा, तो पीपल थॉट इट दैट ही वुड नॉट विन, हमें पीपल थॉट को चेंज करना है, चाहे आप कैसे भी याद रख लो। पीपल थॉट किस में चेंज हो जाएगा, ये वैसे तो देखो इट मान लो, इट एक सब्जेक्ट आप ले आओ, इट के साथ ये थॉट है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। सेकंड फॉर्म में तो क्या लगाएंगे, वाज, वाज लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो तो इट वाज थॉट, यानी पीपल थॉट किस में चेंज हो गया, इट वाज थॉट, बस आगे वाला वाक्य वैसा का वैसा लिख दो, इतना ही चेंज करना था। पीपल थॉट को किस में चेंज कर दिया, इट वाज थॉट। देखो पीपल वर, ये सब कुछ भूल जाओ, इसमें ये नियम नहीं लगते हैं। पीपल वर थ्रोट ये भी भूल जाओ, इट में देखो इट वाज थॉट, इट वाज थॉट बिल्कुल सही है। दैट ही वुड नॉट विन, ही विल नॉट विन, आगे वाले में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो ऊपर वाला सही है, ऑप्शन नंबर 6। नीचे में विल चेंज कर दिया, विल क्यों लिख दिया, वुड था तो वो तो सेम टू सेम ही लिखना था। तो इस नियम में आपको क्या याद रखना है, दैट के आगे वाला वाक्य तो चेंज नहीं करना है, पहले वाला वाक्य चेंज करना है। जैसे लिखा हुआ हो पीपल थॉट, तो किस में चेंज हो गया, इट वाज थॉट। एक बार देख लो, ये वाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है जिसमें मुख्य क्लोज तो था पीपल थॉट जो एक्टिव वॉइस में था, और नाउन क्लोज है दैट ही वुड नॉट विन। जब ऐसे वाक्य पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं तो मुख्य क्रिया थॉट को पैसिव में किया जाता है, तो दैट से शुरू होने वाला क्लोज जैसे का तैसे रहता है, यानी पीपल थॉट किसमें बदल गया, इट वाज थॉट में बदल गया। दैट ही वुड नॉट विन अनचेंज, यानी कोई चेंज नहीं होता है। आप समझ चुके होंगे दैट वाला कि दैट से जो पहला होता है उसको चेंज करना है, आगे वाले को चेंज नहीं करना है, और वो चेंज होगा इट वाज थॉट में। आगे चलते हैं। फिर वैसा ही प्रश्न है, देखो बहुत बार पूछे जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड का था, पीपल कंसिडर दैट से बन गया है ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व। वही बात है, पीपल कंसिडर, पीपल कंसिडर आ रखा है तो इसको चेंज कर दो। देखो इसको काट दो, इसको काट दो,
इट वाज कंसिडर्ड, दोनों में सेम है, बिल्कुल सही है। इट वाज कंसिडर्ड दैट। आगे क्या लिखा हुआ है, ही हैड गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, तो यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 देखना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखना, पीपल कंसिडर दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, लेकिन ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन भी था, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि दैट से स्टार्ट हो रहा है, वैसा ही क्वेश्चन है। हमें पता गया 2 क्लोज हैं इसके अंदर, तो इट वाज कंसिडर्ड या इट इज कंसिडर्ड, इससे स्टार्ट हो सकता है, वो हम टेंस के अनुसार लगाते हैं, लेकिन दैट के आगे वाले में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो इसमें देखना, पीपल कंसिडर्ड ये कट गया, इसमें देखो पीपल कंसिडर्ड ये भी कट गया, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए थे। अब देखना, इट वाज कंसिडर्ड दैट ही हैड गोट मोर, ही हैड गोट मोर, कहाँ गोट मोर ही था, वैसे भी मोर में भी पूरा नहीं आया था, ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही था, ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, वैसा वैसा लिखा है। यानी हमने पढ़ा था कि दैट के आगे वाला तो कोई चेंज नहीं करना है, लेकिन शुरू में देखना पीपल कंसिडर, यानी कंसिडर यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। जबकि यहाँ क्या लगाया इसने, वाज लगाया है। यहाँ अगर ये वाक्य बिल्कुल सही हम लिखते तो ये होना चाहिए था इट इज कंसिडर्ड, यानी इज आना चाहिए था प्रेजेंट टेंस के अनुसार, लेकिन इस ऑप्शन में ही कहाँ इज नहीं है, अगले ने ऑप्शन ही यही दिए थे, तो हमें किसी ऑप्शन के साथ तो जाना था। शायद ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, यह मुझे पता नहीं है अभी इसके बारे में तो, लेकिन इसका सही आंसर था इट इज कंसिडर्ड दैट। इट वाज कंसिडर्ड नहीं होता, अगर यहाँ सेकंड फॉर्म आए तो वाज लगेगा, फर्स्ट फॉर्म आए तो इज सही होता है, लेकिन इज है ही नहीं तो हमें वाज के साथ जाना है, तो इट वाज कंसिडर्ड दैट के आगे वाला कोई चेंज नहीं करना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 देखना, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, वही दैट लगा हुआ है बीच में, इसमें भी 2 क्लोज हैं, एक तो है दे नो, फिर आगे वाला अलग क्लोज है। अब देखो, हमने पढ़ा है कि अभी तक क्या रखा था, जब भी बीच में क्या रखा है, दैट आ रखा है, दैट वाला वाक्य आगे वाला वाक्य बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं, पहले वाले को चेंज कर देते हैं, या तो इट इज दैट इट इज वर्ब लगा देते हैं, या इट वाज वर्ब लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो इट इज लगा देते हैं, वरना इट वाज लगा देते हैं। लेकिन कुछ नियम ये कहते हैं कि दैट वाला वाक्य भी चेंज होता है। हम बात करेंगे कि दैट वाला वाक्य कब चेंज होता है, लेकिन पहले एक पर्सन देखना आप, दे नो दैट एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, इसका पैसिव बनाते हैं। पहले तो दे नो को बना देते हैं, नो फर्स्ट फॉर्म है तो इज लगेगा, देखो दे नो को बनाओ तो इट इज, नो का हो जाएगा नोन, तो इट इज नोन दैट, पहला वाला तो काट दो, इट इज नोन दैट, इन तीनों में आ रखा है इट इज नोन दैट, इट इज नोन दैट, बिल्कुल सही है। अब देखो, जब हम इसमें भी 2 क्लोज हैं, आगे वाले क्लोज को जब चेंज करते हैं तो क्या होता है, अब दैट तो लगा दिया हमने, दैट के आगे वाले में देखो ब्लू अप क्या है, एक वर्ब थी द ब्रिज, ऑब्जेक्ट क्या था, द ब्रिज था, तो द ब्रिज से बनाते हैं, ब्लू अप सेकेंड फॉर्म थी तो द ब्रिज। इसमें तो देखो द एक्सट्रीमिस्ट ब्लोवन अप, अब इसमें देखो और कुछ तो चेंज किया नहीं इसने, ब्लोवन अप लिख दिया, ब्रिज लिख दिया, तो या तो बिल्कुल चेंज करना ही नहीं था, तो ये तो गलत है, क्योंकि सब कुछ चेंज करना है, वरना ऐसे तो है नहीं कि एक चीज़ चेंज कर दी, तो ये तो वैसे गलत हो गया, बचे 2। इसमें देखो द ब्रिज को इसने सब्जेक्ट बना दिया, अब सेकंड फॉर्म थी तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज के साथ थर्ड फॉर्म ब्लोवन अप लगेगी बाय द एक्सट्रीम्स, बिल्कुल सही नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही था। इसमें वुड आ गया, देखो वुड तो कहीं था ही नहीं, तो वुड कैसे आ सकता है, इसलिए गलत था। तीनों ऑप्शन बिल्कुल अपने अपने तरीके से गलत हो रहे थे, क्योंकि डायरेक्ट सेम टू सेम तो इसने कहीं नहीं लिखा है, तो हमें ये तो पता चल गया था कि इसने सेम टू सेम नहीं लिखा है वाक्य दैट के आगे वाला, तो इसने दैट के आगे वाले को भी चेंज किया है, तो हमें भी चेंज करना है, हमें तो अपने नियम के अनुसार चेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब बनानी है, मेन वर्ब बनानी है, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है, ये था। लेकिन इसने एक भी वाक्य ऐसा नहीं दिया कि जिसमें कुछ भी चेंज नहीं हो, तो इट इज़ नोन दैट ऑप्शन नंबर सी सही था। अब देखना, इस वाक्य में 2 भाग हैं, दे नो मेन क्लोज था, द स्टीम्स ब्लू अप ब्रिज ये सबऑर्डिनेट क्लोज था, दोनों को बदला जाता है, तो
तो पहला बदल दिया। दूसरा बना द ब्रिज वाज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट। अब आप कहेंगे कि दैट वाला वाक्य था, अभी हमने बात की थी कि दैट वाला वाक्य आगे बदला नहीं जाएगा। हाँ, बदला नहीं जाएगा, लेकिन दैट वाला वाक्य कब बदलते हैं और कब नहीं बदलते हैं इस बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। लेकिन आप एक बार देख लेना कि जो पहला वाला वाक्य बदला जाता है तो आगे वाला वाक्य सेम टू सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ट्रिक भी आप लगा सकते हैं, वरना मैं इसका आपको नियम बताता हूँ। तो बताते हैं कैसे। अब देखना, एक साधारण सा नियम है, दैट क्लोज कब बदलें। अब देखो, अगर उसमें एक्टिव वर्ब यानी वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आए आगे वाले क्लोज में, जैसे ब्ल्यू अप आ जाए, डिड आ जाए, मैड आ जाए, अगर सेकंड फॉर्म आ रही है तो उसका अर्थ है कि कोई न कोई कार्य सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। तब आपको वो दैट के आगे वाला क्लोज भी बदलना है। अगर वो ऑब्जेक्ट पर काम दर्शा रहा हो, यानी उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, जैसे ब्ल्यू अप, डिड, मैड, और वो ऑब्जेक्ट पर अगर काम दर्शा रहा है तो आपको चेंज करना है। समझ में आ गया? यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको दिखेगी। इसमें दिख गई ना आपको, देखो ब्ल्यू अप दिखी हुई थी, सेकंड फॉर्म थी, काम दर्शा रहा था, इसलिए अपने इसको बदल दिया। अब देखो, दैट क्लोज कब नहीं बदलें, यानी दैट क्लोज को कब नहीं बदलना है। अगर उसमें कोई मॉडल वर्ब आ जाए, जैसे वुड आए, शुड आए, कुड आए, अगर उसमें कोई मॉडल आ रहा है ना तो उसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। या कब नहीं बदलेंगे, या उसमें कोई स्टेट या फ्यूचर की कोई बात दी हुई हो, यानी कोई मॉडल ही आए तो शैल विल आ जाए, फ्यूचर की बात करेंगे तब भी उसको चेंज नहीं करना है। या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, उसको भी अपन नहीं बदलते हैं। तीनों बात याद रखना, अगर उसमें मॉडल आए, वुड, शुड, कुड, फ्यूचर की बात हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो दैट के वाला वाक्य कोई चेंज नहीं करते हैं। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और वो ऑब्जेक्ट पर काम दर्शा रहा हो तब हम उसको चेंज करते हैं। उदाहरण देख लो एक दो आप। पीपल बिलीव्ड दैट द किंग वाज क्रूअल। अब देखो, पीपल बिलीव्ड है तो हमने सेकंड फॉर्म थी तो इट वाज बिलीव्ड लिख दिया, दैट लिख दिया, द किंग वाज क्रूअल, कुछ भी चेंज नहीं किया, सीधी सी बात। दूसरा देखो, दे थॉट दैट ही वुड रिजाइन, आगे वुड आ रखा है, दे थॉट को इसने बदल दिया, इट वाज थॉट दैट ही वुड रिजाइन, जैसा था वैसा का वैसा ही लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। तीसरा देखना, दे न्यू दैट समवन हैज स्टोलन द मनी, इसके अंदर देखना आप, इट वाज नोन दैट लिख दिया, फिर आगे वाला वाक्य ऑब्जेक्ट पर काम नहीं कर रहा है इसलिए इसको भी चेंज कर दिया, द मैनी हैड बीन स्टोलन। आप इस वाक्य को बिल्कुल सही तरीके से देखना कि बिल्कुल सेम टू सेम चेंज वाला अगर मिल जाए तो उस पर जाना, अगर नहीं मिले फिर आप इस वाक्य की ओर जाना कि इस पूरी लाइन को बिल्कुल सेम टू सेम या बिल्कुल पैसिव वॉइस की तरह बदला गया है या नहीं। अगर दोनों तरफ के वाक्यों को भी पैसिव की तरह अच्छी तरह से बदला गया है तो आप उसके साथ जाना और उसको सही कर देना। दोनों की तरह आप देखना है, या तो दैट के आगे बदला नहीं जाएगा या बदला जाएगा, दोनों की तरह के आपको करना है। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन था, पीपल विद इनिशिएटिव आर गिवन अपॉर्चुनिटीज। अब देखो, ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनर द्वारा, पता नहीं इन प्रश्न को पूछने का क्या तरीका है। यहाँ इसने लिखा चेंज टू पैसिव वॉइस। अब देखो, आर के आगे लगा हुआ है थर्ड फॉर्म, आर पहले से दे रखा है, गिवन पहले से दे रखा है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो वो पहले से ही पैसिव में है, फिर भी हमें कह रहा है पैसिव बदलो। पैसिव में है वाक्य, फिर हमें दोबारा कह रहा है पैसिव बदलो, ऐसा तो कभी होता नहीं है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ ही गया तो हमें तो फिर बदलना ही है। अब मान लो इसने पैसिव वॉइस में तो वाक्य लिखा है लेकिन कहा भी है कि इसको पैसिव में ही बदलना है, तो इसका कोई दूसरा रूप होता होगा जो हमें बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्टिव में बदल लेंगे। यहाँ देखो, यह वाक्य पहले से ही पैसिव में है तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, आर गिवन आ रखा है यानी कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होगी, तो अपॉर्चुनिटीज। तो इसमें देखो, यानी बाय देम या बाय दे कुछ तो लिखा हुआ होगा, हमें नहीं पता क्या था यहाँ सब्जेक्ट जो इसने ऑब्जेक्ट बनाते समय हटा दिया। मान लो इसमें दे था तो दे के साथ हमने क्या लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगाई गिव, अपॉर्चुनिटीज लिख दिया, टू पीपल लिख दिया विद इनिशिएटिव, टू पीपल विद इनिशिएटिव, ये शायद इसका एक्टिव रहा होगा। यानी इसका अर्थ कहने का ये हो रहा है कि इसका जो एक्टिव था उसमें दो ऑब्जेक्ट रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट रहे होंगे तो इसने एक एक्टिव तो इसने बना दिया एक ऑब्जेक्ट को लेकर, और एक जो ऑब्जेक्ट था उसके अनुसार हमसे बदलवा रहा है। तो देखो, इसको बदलना भी इजी था। मान ला एक
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या रहा होगा हमें नहीं पता, लेकिन अभी भी इसमें एक ऑब्जेक्ट तो आया हुआ ही है, अपॉर्चुनिटीज़। तो अपॉर्चुनिटीज़ से हम बना देते हैं। तो इसने देखो इन तीनों में बनाया अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़। हम बनाएंगे उसमें मान लो फर्स्ट फॉर्म में तो इजार में लगाना है, तो ये इसको तो अपन को चेंज करना ही नहीं है क्योंकि ये तो पहले से पैसिव में था, तो आर गिवन आना था। ऑप्शन नंबर 6 तो इसका सही हो गया, आर गिवन। फिर जो पीपल मान लो उसका ऑब्जेक्ट रहा होगा तो टू पीपल, क्योंकि पीपल दिया है ना वहाँ, इसने पीपल से बनाया है तो एक ऑब्जेक्ट वापस ऑब्जेक्ट तो लाएंगे ही, तो उसके पहले टू लगा देंगे और विद इनिशिएटिव लगा देंगे। इसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। देखो इसने कहा कि चेंज पैसिव वॉइस, वैसे देखा जाए तो ये कुछ अलग ही लेवल का क्वेश्चन था। इसने पैसिव देख के ही पैसिव पूछा है। आर गिवन से हमें पता चला कि ये तो पहले से ही पैसिव में है। अब देखो मान लो एक पीपल इसने सब्जेक्ट बनाया है, वो ऑब्जेक्ट रहा होगा। अब एक ऑब्जेक्ट और बच गया इसके पास, तो हमने उस ऑब्जेक्ट से बनाना स्टार्ट किया अपॉर्चुनिटीज़। अब पैसिव आर गिवन पहले से आ रखा है तो हम आर बीइंग गिवन तो लगा नहीं सकते, हम डायरेक्ट लगाएंगे आर गिवन, क्योंकि आर के साथ थर्ड फॉर्म आ रखी है, यानी ये पैसिव में था। तो अपॉर्चुनिटीज आर गिवन, ये जो सब्जेक्ट बना था वो ऑब्जेक्ट ही रहा होगा, तो उसके पहले टू लगा दो, टू पीपल विद इनिशिएटिव लिख दो। अब आपको समझ आ चुका होगा कि किस प्रकार बदला गया है। यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट थे, एक ऑब्जेक्ट से पहले से बनाया हुआ है, हमें दूसरे ऑब्जेक्ट से बनवाया था। दूसरे ऑब्जेक्ट से बनवाया है तो हमें इसमें वर्ब हेल्पिंग वर्ब तो चेंज करनी नहीं थी, हमें तो ऑब्जेक्ट को चेंज करना था। ऑप्शन नंबर 6 सही था। आगे चलते हैं। एक और प्रश्न था, पूछा गया था, तो एक बार हम इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव। ऑप्शन क्या है? काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव। ये भी अलग ही टाइप का क्वेश्चन था, एक बार आपको पता होना चाहिए। काइंडली से स्टार्ट हुआ है, काइंडली ग्रांट मी ए वीक्स लीव। मानो ए वीक्स लीव, तो इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। मे बी क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। कहीं ए से तो आई से तो बनाया हुआ नहीं है, तो ए वीक्स लीव से वाक्य बनेगा। ए वीक्स लीव, ए वीक्स लीव, ए वीक्स लीव, ये वाक्य तो कट गया, बाकी दो वाक्य, तीन वाक्य। अब देखो इसमें आ रखा है शुड, इसमें आ रखा है शुड, इसमें आ रखा है मे। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जब ऐसा वाक्य आ ही जाए, मान लो ये अलग ही टाइप होती है, ऐसा वाक्य नहीं आते लेकिन पूछा गया है तो एक बार आ भी सकता है। तो इसमें क्या करना है, जब काइंडली वाला ऐसा वाक्य आ जाए तो उसमें काइंडली की जगह मॉडल हमें लेके आना हो, अपनी तरफ से लेके आना हो, तो हम क्या लेके आते हैं? मे लेके आते हैं। कभी भी और कोई मॉडल नहीं आएगा। जब भी काइंडली यानी रिक्वेस्ट की कोई बात होगी, शालीनता की बात होगी, उसमें मे मॉडल लगता है। और ये वाक्य मे मॉडल के आधार पर ही सही हो रहा था। ए वीक्स लीव मे लगा दो, फिर काइंडली लगा के बी लगा दो। मे मॉडल आ गया है तो क्या लगेगा? बी लगेगा। फिर ग्रांटेड टू मी के पहले टू लगा दिया। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक बार देखना, जब किसी विनम्र अनुरोध को पैसिव वॉइस में बदला जाता है तब इंग्लिश ग्रामर में अक्सर मे का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य की शालीनता बनी रहे। इसमें प्रश्न कैसा आएगा? काइंडली से वाक्य शुरू होगा, वर्ब आएगी, वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा ही स्ट्रक्चर आएगा एक्टिव का। उसको जब पैसिव में बदलेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद में हम मे का प्रयोग करेंगे। किसका? मे का। उसके बाद में हम प्रयोग करेंगे काइंडली का, फिर बी लगा देंगे, फिर वर्ब लगा के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगा देंगे। पूछा गया है इस टाइप का क्वेश्चन, तो हमें इस बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमने कर लिया है, तो अपनी तरफ से इसमें क्या लगाएंगे? MAY में लगा देंगे। आगे चलते हैं। अब तक हमने असर्टिव सेंटेंस का पैसिव बनाना पढ़ा है, जिसके 62 क्वेश्चन किए हैं। यानी हमने आज के टाइप पहले तो 43% तो वो किए थे जिसमें ओनली एक ही नियम था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, हेल्पिंग वर्ब लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। और आज हमने 44 से लेकर 62 तक, यानी हमने लगभग 17-18 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से हमने 4-5 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। नो वन एनीथिंग आए तो नथिंग में बदल दो, देयर इज़ नो फॉर्म वाला आए तो उसमें ओनली बी लगेगा, और जब दैट वाला आए तो इट वाज या इट इज लगा के वाक्य को चेंज किया जाता है। प्लस ये काइंडली वाला पढ़ा। ऐसे ही हमने कई टाइप की बात की है। ये सारे तो थे असर्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, और लगभग वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दो टाइप और है इसकी, एक तो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे।
छोटे छोटे नियम हैं, इनको भी हम देख लेते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं। देखो 3 नियम याद रखना। पर्सन किससे बनता है, या तो WH वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है। अब देखो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आता है। अगर पर्सन हेल्पिंग वर्ब से बन रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले आएगा पैसिव वॉइस के अंदर भी, याद रखना। जैसे इज, वाज, हैज, कैन, ये सारे क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है। अगर पर्सन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और वो पर्सन है, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। WHO हु आ जाए तो हु को जब पैसिव में बदला जाएगा तो हु को किस में बदल देते हैं, बाय हुम में बदल देते हैं। हु को जब पैसिव में बदलेंगे तो वाक्य किससे स्टार्ट करेंगे, बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। और अगर WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है तो सबसे पहले WH वर्ड को लिख देंगे। ये पहला याद तो करो, WHO हु को किस में बदलेंगे, बाय होम में बदल देंगे। अगर WH वर्ड से स्टार्ट है पर्सन तो उसी को लिखेंगे सबसे पहले। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले तो लिख दो WH वर्ड। WH वर्ड आ गया तो उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर WH वर्ड नहीं है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। अब उसके बाद बदल दो, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ, फिर ऑब्जेक्ट वहाँ ले आओ, फिर बी यानी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, बाय लगाओ और ओरिजिनल सब्जेक्ट लिख दो। बाकी तो अपने नियम है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड ले आओ, WH वर्ड नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब ले आओ, तो वो अपने आप पर्सन बन जाएगा और उसका पैसिव बना दिया जाएगा। अब पढ़ लेते हैं उदाहरण। देखो एक्टिव में है, विच बुक डिड यू रीड। अब इसमें देख लो, विच बुक यानी कौन सी बुक। अब जब विच सर इनके साथ अगर कोई जो बुक ऐसे कोई नाम आए वो उसके साथ ही रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। तो इसमें देखो विच बुक तो वैसा का वैसा लिख दिया। अब डिड आया है, हमें पता चल रहा है पास्ट टेंस है, तो क्या लगा दिया, वाज लगा दिया। वाज लगा दिया तो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म डिड लगा दी, बाय लगा के ये यू को लिख दिया, बाय यू, ये होता है। दोबारा देख लो, विच बुक लगाया, पास्ट टेंस था, डिड तो वाज लगाया, रीड थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगा के यू लिख दिया। यानी वट, विच, इनके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वही पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखो सब्जेक्ट कौन बनना है इसमें, WH वर्ड तो आना ही था। विच बुक यानी कौन सी बुक, यानी ये ऑब्जेक्ट ही तो बता रहा है, तो इसको हमें तो पैसिव में सब्जेक्ट बनाना था, तो हमने विच बुक को ही क्या बना दिया, इसमें सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट बना दिया तो फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी थी, तो इसमें डिड था तो हमने वाज लगाया, वाज था तो उसके बाद थर्ड फॉर्म रीड लगाया, और बाय लिखना था, सब्जेक्ट इसमें यू था तो यू को हमने बाय यू लिख दिया। यानी वट विच के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। समझ गए होंगे, आगे चलते हैं, दोबारा समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव वॉइस देखो, होम से वाक्य कोई स्टार्ट हो रहा है, होम विल द टीचर पुनिश, होम विल द टीचर पुनिश। हु से स्टार्ट होता है उसको तो अपन किस में बदल देते हैं, बाय होम में बदल देते हैं। लेकिन अगर होम से ही स्टार्ट हो जाए तो हम उसको हु में बदल देते हैं। देखो हु को तो बदलेंगे बाय होम में, और अगर हुम ही आ जाए तो उसको हम बाय होम में भी बदल सकते हैं, लेकिन उसको हु में बदलना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हुम को किस में बदलेंगे, हु में बदल देंगे। सबसे पहले क्या आ गया, WH वर्ड ले आए, हु वाले में होता है ये। होम को किस में बदल दिया, हु में। हु किस में बदलता है, बाय हुम में। अब होम का तो हो गया, अब हमें क्या लेके आनी है, हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। पहले से इसमें दे रखी है विल, तो विल का विल ले आए, विल के साथ क्या लगता है, बी लगता है तो बी लगा दी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पुनिश का क्या हो गया, पुनिश्ड हो गया, बाय द टीचर हो गया, पर्सनवाचक लास्ट में चिन्ह लगा दिया। यानी होम की जगह हु सब्जेक्ट लिया जाता है। दोनों बात आप समझ चुके होंगे ना। यानी विच वट के साथ साथ कोई ऑब्जेक्ट आए तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, विच बुक, इसी को याद रख लेना आप, तो विच बुक। इसी तरह कोई वाक्य आए तो उसको बना देना, या होम का तो हु हो जाता है, हु का बाय होम हो जाता है, फिर वही नियम है। आगे चलते हैं, अब थोड़े से क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है। देखो पहला है, डू यू लव मी। डू से स्टार्ट हो रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पर्सनवाचक चिन्ह है। हमें पता चल गया ये तो इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसको बदलना है। हमें पता चला जब फर्स्ट इसमें WH वर्ड तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब से पर्सन बन रहा है, तो हमें भी किससे बनाना है, पैसिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से ही बनाना है। डू और डज, देखो डू और डज किस में काम आते हैं, प्रेजेंट टेंस में काम आते हैं। डू और डज आए तो क्या लगाएंगे, इजारम लगाएंगे। डिड आएगा तो क्या लगाएंगे, वाज और वर लगाएंगे। तो डू है तो क्या लगाएंगे, इजारम से लगना है। अब देखो
अब इज आर एम से क्या आना है, इसमें देखो विल आ गया, ये विल वाला तो काट दो, इसमें वाज आ गया, वाज वाला भी काट दो। दो ही ऑप्शन बचे, एक तो आर यू है, एक है एम आई। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें ऑब्जेक्ट है मी जब भी सब्जेक्ट बनता है तो किस में जाता है, आई में जाता है। तो एम आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। अब आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लगानी है, लेकिन किसके अनुसार लगानी है, जो सब्जेक्ट आएगा अपने इसके आगे उसके अनुसार लगानी है। तो मान लो ये मी जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा तो किस में जाएगा, आई में जाएगा। आई के साथ क्या लगता है, हमेशा एम लगता है, तो एम आई, ये काम हो गया। थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लव का क्या हो जाएगा, लव्ड हो जाएगा। और बाई यू पर्सनवाचक चिन्ह, बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप समझ चुके होंगे। देखो डू और डज आए तो इज आर एम लगाना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। फिर डिड आए तो वाज और वर लगाना है। तो देखो डू आ रखा है तो इज आर एम लगाना था। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या था जो हमें सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी था, मी आई में बदलेगा तो आई के साथ एम आता है, तो एम आई लव्ड बाई यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखना आप, कैन ए कार बी ड्राइवन बाय हर। इसमें देखो एक्टिव वॉइस पूछा है, पैसिव में तो ये पहले ही दिया हुआ है, क्योंकि कैन के साथ क्या आ रखा है, बी आ रखा है, और ड्राइवन यानी थर्ड फॉर्म भी आ रखी है। इसने हमसे क्या करवाया है, एक्टिव वॉइस करवाया है। अब कैन है तो उसमें भी कैन ही आया होगा, लेकिन कैन तो इनमें देखो इसमें कुड आ रखा है, इसको काट दो, इसमें भी कुड आ रखा है, इसको भी काट दो। ऑप्शन नंबर 2 ही बचे, आपके 2 ही ऑप्शन बचने हैं लास्ट में, उसमें से आपको एक करना है। अब देखो बाय हर लगा रखा है इसने, यानी सब्जेक्ट क्या रहा होगा, सी रहा होगा, लेकिन पर्सन है तो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। पहली बात तो ये कैन से ही स्टार्ट हुआ होगा, वरना पर्सन ही नहीं बनता। पहला ऑप्शन देखो, ए कार कैन बी ड्राइवन बाय हर, हमें तो एक्टिव वॉइस पूछा गया है, तो ए कार से तो कैसे बन सकता है, ये तो पर्सन ही नहीं है। एक्टिव वॉइस पर्सन में ही रही होगी तभी तो कैन आया है शुरू में, तो इसमें एक ही ऑप्शन था वो अच्छा था। अब देखो कैन से कैसे वाक्य बनता है, कैन लगा दिया हमने, कैन के बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट आया होगा सी, ड्राइव ए कार। अब हम इसका पैसिव बना के देखते हैं, देखो नीचे वाले को दोबारा, तब समझ में आएगा आपके। कैन है तो जब पैसिव बनाएंगे तो भी क्या आएगा, कैन ही आएगा, हमने कैन लगा दिया कैन। अब ए कार जो ऑब्जेक्ट था उसको लेके आओ, कैन ए कार ले आया। अब कैन के साथ क्या लगता है, मॉडल है तो बी लगता है, तो बी लगा दिया। ड्राइव का क्या हो गया, ड्राइवन हो गया, बाय लगा दिया, ये सी किस में बदल गया, हर के अंदर बदल गया। अब आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार बदला जा रहा है। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट था पर्सन में उसको सब्जेक्ट बनाना है, और ये हेल्पिंग वर्ब जो आई है पहले वही सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। उसके बाद में आपको उसके साथ क्या लगाना है, डू डज डिड है तो आपको इज आर एम वाज और वर लगा देना है, वरना क्या मॉडल आएगा, मॉडल के साथ आपको ओनली बी लगा देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, डिड यू इन्फॉर्म हिम अबाउट द टिकट कैंसलेशन। डिड से है, हमें पता चल गया, वाज और वर लगेगा, वाज और वर लगना है तो ये विल वाला काट दो, इज वाला काट दो, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। दो ही बच्चे जिसमें वाज से वाक्य स्टार्ट हो रहा था, इसमें वाज है, इसमें वाज है। अब देखो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या था, हिम था, हिम किस में बदलेगा, ही में बदलेगा, दोनों ने पहले ही बदल रखे हैं, इसमें हमें इसमें देख देख चलना है, ही दोनों सेम है, कट गया। अब देखो, अब ये बीइंग तो कब लगेगा, जब पहले से ही वाज आ रखा हो तब लगाते हैं बीइंग, अगर पहले से ही वाज नहीं है तो बीइंग नहीं लगाएंगे, ये ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर ए पहले से सही हो गया है। देखो वाज ही के बाद में क्या लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म लगा दिया, अबाउट द टिकट कैंसिलेशन लगा दिया, बाय लगा के यू लगा दिया। अब देखो दोबारा, पहले हमने क्या नियम पढ़ा था, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो हम क्या लगाते हैं, इज आर एम लगाते हैं। उसका ये अर्थ पर्सन में, जब पर्सन होता है उसमें क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाता है, डू और डज आ जाता है, तो उसकी जगह क्या लगा दो, इज आर एम लगा दो। फिर हमने पास्ट की बात की थी, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो हम लगाते हैं वाज और वर, यानी पास्ट में जब पर्सन होगा तो उसमें मिलेगा आपको डिड, तो डिड की जगह लगा दो वाज और वर। अब इज आर एम वाज वर अगर पहले से आएंगे तब लगेगा बीइंग, मॉडल आएगा तो लग जाएगा बी। अब आप सब कुछ समझ चुके होंगे, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो डज से स्टार्ट हो रहा है, डज सी स्पीक इंग्लिश, डज है, हमें पता चल गया, इज आर एम लगाना है, थर्ड ग्रेड टीचर में पूछा गया है। अब देखो इज आर एम लगाना है तो इसमें हेड आया, काट दो,
इसमें वाज आया है काट दो, इसमें हैज आया है काट दो, इसमें इज आया है, इज आर एम से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो कितना इजी रहेगा ये क्वेश्चन। अब इज लगा दिया, इसके बाद सब्जेक्ट ले आओ इंग्लिश, तो इंग्लिश के अनुसार इज लग गया। थर्ड फॉर्म लगाओ स्पोकन, बाय लगा के सी किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। हमारा तो ऑप्शन काटने से ही आ गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको चेक कर लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखना, व्हाट आर दीज होल्स मेड बाय। बाय लगाया हुआ है तो हमें पता चल रहा है ये कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में था, हमें चेंज इनटू एक्टिव में बदलवाया गया है। तो वट से वाक्य है तो वट ही था, पहले तो सब में वट आ ही नहीं रखा। देखो इस दो में तो वट नहीं आ रखा, हु और ये आ रखे हैं, इन दोनों को तो आप पहले ही काट दो, क्योंकि हु हुम ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि वट से अगर पैसिव वॉइस बना है तो पहले भी एक्टिव में वट ही रहा होगा, तो दो ही ऑप्शन बचे। देखो कितना जल्दी आंसर आ रहा है। अब वट आ गया, अब इसमें आर आ रखा है, तो वट के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया होगा डायरेक्ट, तभी तो आर आया ना। तो इसमें देखते हैं देखो क्या आता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा दो, क्योंकि यहाँ आर के बाद में क्या रखा है, दीज होल्स आ रखा है, तो दीज होल्स ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब क्यों सही है, आप एक्टिव का दोबारा फिर पैसिव बना के देखा करो, तब वो ज़्यादा इजीली आपको दिख जाएगा। अब वट मैक्स दीज होल्स का पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले वट लिख दिया, मैक्स फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ये तो इजारम लगाना था, तो हमने क्या लगा दिया, आगे वाले के ऑब्जेक्ट था दीज होल्स बहुवचन है तो क्या लगाया, आर लगाया, वट आर दीज होल्स। अब फिर क्या है, मैक्स है तो मैक्स थर्ड फॉर्म बन जाएगी मैड के आगे बाय लगा दो, बाय लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, बाय लगा हुआ है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेना आप, 5 तो हम कर चुके हैं। 6 देखो, वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, वेयर से स्टार्ट हो रखा है, वेयर डिड दे फाइंड द पर्स, पर्सन है हमें तो यही पता है, वेयर से स्टार्ट है तो वेयर से ही वाक्य बनना है, सब में वेयर आ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेयर के बाद में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें डिड आ रखा है तो डिड है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वहाँ और वर आएगी। अब देखो इसमें तो डिड का डिड ही आ गया, काट दो इसको। इसमें क्या आ गया, इसमें दे आ गया, इसको काट दो। इसमें हैड आ गया, इसको काट दो। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्यों आया, वेयर के साथ वाज लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब प्लस हमें जो ऑब्जेक्ट था दे प्रेस उसको सब्जेक्ट बना दिया दे प्रेस, फाइंड का थर्ड फॉर्म लगा दी फाउंड। ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी तो वैसे ही कट गए, क्योंकि डिड था तो वाज और वर आना था, इन तीनों में तो वाज और वर आया ही नहीं था, एक में ही आया था वाज। वही नियम है, आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। इन दोनों बातों के आधार पर ही 2-3 ऑप्शन तो कट जाते हैं, कई बार तो तीनों ऑप्शन ही कट जाते हैं, बाकी प्रश्न तो अपने आप इजी हो जाता है। ये देखने के बाद आप वर्ब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को चेंज किया करो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना, ये भी सीटी में पूछा गया था, व्हाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग। दोबारा देखो डिड आया है तो वाज और वर लगना है, इसमें देखो हैड बीन लगा है काट दो, इसमें देखो डिड ही लगा हुआ है और बीन भी लगा हुआ है आगे, इसको भी आप काट दो। फिर देखो वाई इज लगा हुआ है, इज भी नहीं आएगा, एक में ही था वाज, तो ये भी डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं। देखो आंसर सबके डायरेक्ट आ रहे हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब भी देख रहे हैं तब भी आंसर आ रहे हैं। अब देखो वाई का वाई लिख दिया, डिड की जगह वाज लगा दिया, द बिल्डिंग सब्जेक्ट बना दिया, और पुल का थर्ड फॉर्म पुल्ड होती है और डाउन साथ लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, सेंटेंस क्या है, वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, विल बी रीड इन पैसिव वॉइस एज। बना दो, वेयर से वाक्य स्टार्ट है तो वेयर आएगा। अब वो देखो इसमें एक फ्रॉम आ रखा है, इन सब में क्या रखा है, पहले क्या लगा दिया इसने, फ्रॉम लगा दिया। हमने तो पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, लेकिन इसमें फ्रॉम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब में फ्रॉम आ रहा है तो हमें तो फ्रॉम को तो भूल जाओ कि फ्रॉम आया है, क्योंकि सब सारे आंसर में आ रहा है। हमें तो अभी वेयर से स्टार्ट करना है। देखो वेयर आ रखा है, 3-4 में वेयर आ रखा है, इसमें देखो सही है। और इसमें क्या है, डिड आया था, यानी वाज और वर आएगा। इसमें देखो इज आ गया काट दो, इसमें देखो हैज आ गया काट दो, इसमें देखो हैड आ गया, वाज तो एक में आया था तो ऑप्शन नंबर ए सही था। वेयर के बाद में वाज लगा दिया, दिस पेन को हमने सब्जेक्ट बना दिया, बाय का थर्ड फॉर्म होती है बोट, बाय लगा के यू लिख दिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, वाई डिड यू ब्रोदर स्कोल्ड यू, डिड आया है तो वाज लगेगा, वाई से स्टार्ट होगा, सही है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, वाज या वर। इसमें देखो डिड का डिड ही रह गया तो काट दो। इसमें देखो दूसरे वाले में कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसलिए इसको भी काट दो।
इसमें देखो आगे वाला तो सेम है, स्कोल्डेड बाय योर ब्रोदर, स्कोल्डेड बाय योर ब्रोदर। यहाँ तो लिखा है वर यू, यहाँ लिखा है यू आर। तो हमें पता है सबसे पहले तो क्या आता है, WH वर्ड आता है, उसके बाद में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यानी सबसे पहले तो क्या आएगा, WH वर्ड आएगा, बिल्कुल आएगा। उसके बाद में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि अगर WH वर्ड नहीं होता तो क्या आता, हेल्पिंग वर्ब से ही पर्सन बनता। तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, नहीं कि सब्जेक्ट, जो एवर यू और यू वर। तो कभी भी यू आर तो नहीं होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है वर, क्योंकि यू के साथ क्या आएगा, वाज आएगा या वर्ब आएगा, वर आएगा, क्योंकि एक वचन के साथ वाज आता है, बहुवचन के साथ वर आता है, लेकिन यू के साथ भी क्या आता है, वर आता है। तो वाई यू वर नहीं, बल्कि वाई आ वर यू, ऑप्शन नंबर 6 इसका सही आंसर है। आप समझ चुके होंगे, बिल्कुल सही था। वाज और वर आना था, इन दोनों में तो आया नहीं था, दो में आया था। एक में तो वर यू लिखा हुआ था, एक में यू वर लिखा हुआ था। तो सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी वर। तो ऑप्शन नंबर सी सही था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखना। हु टीचेज यू सच थिंग्स, सीटिंग पूछा गया था, हु से वाक्य है, हु का है तो बाय होम से बनेगा। तो ये तो यू वर्ड से बन रहा है, इसको तो आप, इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो कहीं आई नहीं है, टीचेज आया है, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आया है, तो इज आर एम लगना है। फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा है तो इज आर एम से आना है। पहले में देखो वर आ रखा है, यानी पास्ट टेंस है, इसमें भी वर आ रखा है, यानी पास्ट टेंस है। इसमें वाज आ रखा है, यानी पास्ट टेंस है। इसमें आ रखा है ऑप्शन नंबर बी। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखने से इसका उत्तर आ रहा है। वैसे हम अपनी तरीके से दोबारा कर लेते हैं। हु किस में बदलेगा, देखो बाय होम में बदलेगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी तो आर आ गई, क्योंकि यू के साथ क्या लगना है, आर लगना है। तो आर यू, टच टीच की थर्ड फॉर्म टोट होती है, और सच थिंग वैसा का वैसा ही लिख दिया। यानी हु किस में बदला, बाय होम के अंदर बदल गया है, आर हेल्पिंग वर्ब ले आए, उसके बाद में यू जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, टोट सच थिंग्स। हु वाला याद रखना बाय होम में बदलता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। आप तो हेल्पिंग वर्ब के अनुसार ही आधे ऑप्शन कट जाते हैं। आगे चलते हैं, 11 देखो दोबारा ऐसा ही है, हु टीचेज यू इंग्लिश, सेम टू सेम वैसा ही पर्सन है। अब टीचेज है तो इज आर एम आना है। इसमें देखो दोनों में वर आ रखा है कार्ड, तो इन दोनों में आर आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हु किस में बदला, बाय हुम में बदल गया, दोनों में सही है। आर यू भी आ रखा है, दोनों में सही है। इसमें देखो इसमें हुज आ रखा है, हुम नहीं बल्कि इसमें क्या है, हुज है। तो हम किस में बदलते हैं, और तो बाकी सेम ही है, वो तो हमारी तरह ही था। आर यू टोट इंग्लिश, आर लगा दिया, यू लगा दिया, थर्ड फॉर्म टोट लगा दी, इंग्लिश लगा दिया। लेकिन इसमें तो था बाय हुम, इसमें था बाय हुज। बाय हुम ही आना है, बाय हुज तो अलग ऑप्शन होता है। तो इसको तो वैसे काट दो, ऑप्शन नंबर ए सही था। हमने हुम का ध्यान नहीं दिया था, तो बाय होम आना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी हु वाला ही है। हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटेग्रिटी, हु किस में बदल जाएगा, बाय होम में बदल जाएगा। अब देखो कैन मॉडल आया है तो कैन तो लगना ही है। इसमें देखो इसमें कहीं भी इज लगा हुआ है, इसको काट दो। इसमें देखो हैव लगाया हुआ है, इसको काट दो। इसमें कैन लगा हुआ है, कैन के साथ बी है, इसमें कैन बी है। अब इस दोनों को देख लेते हैं अपन, क्योंकि कैन के साथ बी लगना था इन दोनों ऑप्शन में, तो ये था ही नहीं, तो उनको तो काट दिया। दो ही ऑप्शन बचे, ये बाय होम से स्टार्ट हो रहा है, ये गांधी जी से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो बाय होम लगा दिया, कैन लगा दिया, कैन तो था ही तो लगाना ही था। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा हुआ, आप गांधीज इंटीग्रेटेड, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको बी लगाना है तो बी लगा दिया, और क्वेश्चन थर्ड फॉर्म लगा दी। इसमें देखो गांधीज इंटीग्रिटी कैन बी क्वेश्चन बाय होम, हमें हु को किस में बदलना था, बाय होम से, और शुरू भी किससे करना था, बाय होम से ही करना था। ये तो आगे बाय होम लगा रहा है, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर बी सही था, बाय होम कैन। अब देखो मॉडल आता है तो ये बी कहाँ लगता है, मॉडल जैसे कैन तो बाय होम के आगे लग गया, लेकिन उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके आगे बी लगता है, इसका ध्यान रखना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखना, हु वाला ये है। हु गेव यू परमिशन टू राइट, एलडीसी में पूछा गया था। हु किस में बदल जाएगा, बाय होम में बदल जाएगा। सब में बाय होम लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। गेव सेकंड फॉर्म है तो वाज और वर लगना है, इसमें वर है। इसमें देखो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये तो काट दो। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, इसमें वर है, इसमें वर है, इसमें वाज है, ये तीनों है। तो इनमें हम देखते हैं, बाय होम लिख दिया, इसका तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी यू है ऑब्जेक्ट तो यू के अनुसार आएगी। तो यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, वर का करते हैं। तो इसमें वर है, इसमें वर, वाज वाला काट दो। अब दोनों बच गए,
तो इसमें देखो बाय होम वर यू, इसमें देखो बाय होम यू वर। पहले भी ऐसा प्रश्न आया था, क्योंकि सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद में सब्जेक्ट आता है। ऐसे नहीं है कि यू वर, ये आएगा वर यू, क्योंकि अगर बाय होम नहीं होता तो प्रश्न किससे बनता, हेल्पिंग वर्ब से बनता। तो वर यू गिवन द परमिशन टू राइट, ऑप्शन नंबर ए सही था। वर यू के बाद में गिवन थर्ड फॉर्म लगाई हुई, द परमिशन लिख के टू राइट लिख दिया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखना, हाउ डू पीपल लर्न लैंग्वेज। हाउ से वाक्य स्टार्ट है, तो हाउ से बनेगा, सब में हाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। डू लगाया हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस है, डू और डज, तो इज आर एम लगना है। विल भी है, काट दो। शुड है, काट दो। इन दोनों में इज और आर लगा रखा है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, दोनों ही प्रेजेंट के थे, तो लैंग्वेजेज, दोनों में क्या है, लैंग्वेज और लैंग्वेजेज। यहाँ लैंग्वेजेज है तो यहाँ लैंग्वेज कैसे आ सकता था, इसलिए ये तो वैसे ही कट जाएगा। लैंग्वेजेज है तो उसके साथ आर लगता है, आर लैंग्वेजेज। लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो यहाँ लैंग्वेज, यहाँ लैंग्वेजेज था ऊपर, तो यहाँ लैंग्वेज अगला कैसे लिख सकता है, अगर लैंग्वेज होता तो यहाँ इज ही आता, क्योंकि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज आती, बहुवचन के साथ आर आती है। आपको एक एक दो छोटे छोटे अक्षर का फर्क देखना है। अगर हमें उसको ऊपर वाले पर्सन में लैंग्वेज ही पढ़ लेते तो हम इसको लैंग्वेज देखते, इसको लैंग्वेज देखते तो इसके अनुसार इज लगता। हमें तो उसमें एस अगर दिखाई नहीं देता तो हम आर क्यों लगाते, हमें ऊपर पर्सन को बिल्कुल ध्यान से ही देखना है, तभी ये एलडीसी में पूछा गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 एक और देख लो आप। हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन। हैव है नहीं, हेल्पिंग वर्ब हैव आ रखी है, तो हमें पता है हैव के साथ तो क्या लगता है, बीन लगता है। पहले तो हाउ से वाक्य स्टार्ट होगा, सब में हाउ से स्टार्ट हो रहा है, देख लिया। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैव आ रखा है तो हैज लगेगा या हैव लगेगा, एक वचन के साथ तो हैज लगेगा, बहुवचन के साथ हैव लगेगा, प्लस बीन लगेगा। तो अब देखो इसमें तो दिस क्वेश्चन आ रखा है साथ में, इसमें हैव दिस क्वेश्चन, हैव दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें तो हैड बीन आ रखा है, इसको काट दो। सबसे पहले तो वो हैव था, ये हैड बीन है, ये पास्ट में ले जा रहा है, इसको तो काट दिया। इसमें तो हैज और बीन, इसमें हैव और बीन, इसमें हैव बीन। चलो इसे हो सकते हैं, हम देख लेते हैं एक बार। अब जब पर्सनवाचक डब्ल्यू एच वर्ड आ गया तो उसकी तुरंत बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसमें हैज है, इसमें हैव है, इसमें हैज। पहले में तो दिस क्वेश्चन पहले ऑब्जेक्ट ले आया, इसको काट दो। अब दो ही बचे, हैव है या हैज है। अब यानी दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, बीन दोनों में लगा हुआ है, सॉल्व्ड बाय यू, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज आएगा या हैव आएगा, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन एक वचन है या बहुवचन है, एक वचन है तो एक वचन के साथ तो हैज लगता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आया। अगर बहुवचन दिस क्वेश्चंस होता एस लगा हुआ होता तो उसके हैव लगा देते, दोनों सेम थे, बस हैव या हैज से हमें देखना था कि हैज आएगा या हैव आएगा। इस प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएंगे जिनका आपको पैसिव बनाना है, बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद में अगर बी लगना है तो बी लगा दो और थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख दो। आ गया होगा समझ में आपको, आसानी से दोबारा देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। अब पर चलते हैं अगली टाइप की तरफ। अब लास्ट टाइप है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस के भी कई बार पूछे जाते हैं, ये इजी होते हैं इसलिए कम पूछे जाते हैं। जो हमने शुरू में 62% पढ़े थे वो असर्टिव वाले अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यानी जैसे आप देखना, जो आदेश वाले वाक्य होते हैं, जो अनुरोध वाले वाक्य होते हैं, जो निषेध वाले वाक्य होते हैं, या अनुमति देने वाले वाक्य होते हैं, वो कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखो ये स्टार्ट कैसे होंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। यानी आपको पर्सनवाचक वाक्य वाले में पता चल गया था कि ये पर्सनवाचक चिन्ह लगा हुआ था और हु, डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इम्पेरेटिव में कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। एक तो इसका वाक्य छोटा सा लिखा हुआ आता है, पहली ट्रिक। दूसरा देखो ये जो भी है वो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जैसे ओपन द डोर, ओपन क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। या फिर ये किससे स्टार्ट होते हैं, देखो प्लीज से स्टार्ट हो सकते हैं, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो सकते हैं, या फिर ये लेट से स्टार्ट हो सकते हैं। या तो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होंगे, या फिर ये लेट से स्टार्ट होंगे।
अब देखो पहला देखो ओपन द डोर, आदेश वाला वाक्य है ना, ओपन द डोर किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ओपन द डोर आदेश दिया जा रहा है दरवाजे को खोल दो। प्लीज हेल्प मी अनुरोध किया जा रहा है, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो रहा है। डोंट टच इट निषेध किया जा रहा है, डू वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान सकते हैं, तो डोंट टच इट निषेध किया जा रहा है, डू नॉट का प्रयोग हुआ है। अब देखो लेट हिम गो अनुमति ली जा रही है, लेट से वाक्य बना है लेट हिम गो। अब इनमें क्या करना है ये देखते हैं एक बार। अब आप देखो रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आदेश होया सामान्य कार्य होता है उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या लगाना है, लेट लगा देना है अपनी तरफ से, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ, ऑब्जेक्ट के आगे बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। एक ही नियम है अच्छा सा, लेट लगाओ, लेट के प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाओ, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। आदेश हो या सामान्य कार्य हो तो इसी प्रकार बनाते हैं। जैसे देख लो एक्टिव वॉइस है ओपन द डोर, ओपन द डोर का कैसे बनाएंगे, लेट लगा दिया अपनी तरफ से, ऑब्जेक्ट क्या था द डोर, तो द डोर लिख दो ऑब्जेक्ट, प्लस बी लगा दो, प्लस ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड लगा दो। ओपन द डोर देखो अपनी तरफ से क्या लगाया, लेट लगाया, द डोर लिख दिया, बी लगा दिया और ओपनड लगा दिया। आगे चलते हैं दूसरा नियम इसका। अब देखो एक तो तरीका लेट वाला होता है, एक तरीका दूसरा होता है। अब हम क्या लगा सकते हैं, देखो यू आर, अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो लगाओ यू आर रिक्वेस्टेड, अगर सलाह दी जा रही है तो लगाओ यू आर एडवाइज्ड, या ऑर्डर दिया जा रहा है लगा दो यू आर ऑर्डर्ड, और इसके आगे लगा दो टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। बाकी वैसा का वैसा ही लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है। यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड टू। जब रिक्वेस्ट एडवाइज या कमांड हो तब ये बात करते हैं। अब उदाहरण देखो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज का अर्थ हो रहा है तो हमें पता चल रहा है काइंड, इससे रिक्वेस्ट की जा रही है तो लगाओ देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, कुछ भी चेंज नहीं करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ओबे योर एल्डर्स, पता चल गया। अब देखो एडवाइस दिया रहे, यू आर एडवाइज टू ओबे योर एल्डर्स, बिल्कुल ईजी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, या प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं तीसरे नियम की बात करते हैं। अगर निषेध की बात की जाएगी तो आपको क्या करना है, नेगेटिव इंपेरेटिव के लिए तो आपको लिखना है यू आर फॉरबिडन टू, यानी मना करने के लिए बात की जा रही है तो या यू आर फॉरबिडन टू लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं यू आर नॉट अलाउड टू, दोनों वाक्य बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू या यू आर नॉट अलाउड टू। एक बार देख लो आप, जैसे एक वाक्य था ना, डू नॉट वास्ट टाइम, नोट आ रहा है हमें पता चल रहा है ये तो नेगेटिव अर्थ दे रहा है, या तो ये नोट से बना लेट से बना दो, अगर लेट से नहीं बना रहे तो आप इसके अनुसार बना दो। पहले इसी के अनुसार बनाते हैं, देखो यू आर एडवाइज दी जा रही है तो यू आर एडवाइज लगा दिया, हमने नोट भी लगा दिया, फिर टू लगा के लिख दिया वास्ट टाइम, तो यू आर एडवाइज नोट टू वास्ट टाइम, नोट लगाना इसमें ज़रूरी है। या फिर लेट से बनाते हैं, देखो सबसे पहले क्या लगाया, अपनी तरफ से लेट लगा दिया, लेट के साथ ही आप क्या लगा दो, क्योंकि ये डू के साथ जगह तो क्या आ गया, लेट आ गया, तो लेट की जगह आप क्या लगा दो, नोट लगा दो, लेट नोट। अब दैट टाइम, टाइम को अपन लिया है सब्जेक्ट, बी लगा दो और वास्टेड थर्ड फॉर्म लगा दो, तो लेट नोट द टाइम बी वास्टेड, यानी लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा रहे थे तो वही करना है यहाँ, नोट एक्स्ट्रा लेट के साथ ही लगा देना है, लेट नोट द टाइम बी वास्टेड। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह भी बना सकते हैं, शॉर्ट एंड डायरेक्ट है। देखो डू नॉट ओपन द डोर, अब देखो लेट अपनी तरफ से लगाया, द डोर लगाया, नोट भी लगाया प्लस ओपनड, दोनों ही तरीके से हम बना सकते हैं, कहीं भी नोट लगा सकते हैं, ये हमारा तरीका है। लेट द डोर बी ओपनड, अगर नोट नहीं होता तो क्या होता, लेट द डोर बी ओपनड, अब लेट द डोर नोट बी ओपनड, ये आपको ऑप्शन के अनुसार देख लेना है। अब आगे देखते हैं, प्लीज से शुरू होने वाले वाक्य पैसिव में क्या बनेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यानी उसमें कोई अनुमति या रिक्वेस्ट की जाएगी, प्लीज सभी बोलते हैं प्लीज या काइंडली, तो स्टार्ट कर देना यू आर रिक्वेस्टेड टू। डू नोट वाले में क्या करोगे, या तो लेट नोट कर दोगे या यू आर एडवाइज नोट टू लगा दोगे।
शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको दोबारा। देखो डोंट को क्या बदलोगे, या तो लेट नोट में बदल दो या यू आर एडवाइज नोट टू में बदल दो। स्पेशल केस होते हैं कुछ, देखो एक होता है, याद रखना स्पेशल केस का है। लेट हिम गो, इसको बदलो। देखो लेट पहले से आ रखा है, हमें भी लेट लगाना है, लगा दिया। हिम को हिम लगा दिया, लेट के आगे बी लगा दिया, अलाउड टू गो। ये आप तो उदाहरण ही याद रख लेना, स्पेशल केस है ये। लेट हिम गो, लेट लगा दिया, हिम का हिम बना दिया और बी लगा दिया, और हमने यहाँ लिखा अलाउड टू गो। अलग सा ही नियम है लेट वाला। लेट हिम गो को बना दो लेट हिम बी अलाउड टू गो। इसको आप ऐसे ही याद रख लेना। लेट हिम के साथ बी तो लगना ही था, अलाउड टू हमने अपनी तरफ से लगाया है। आगे चलते हैं। अब आप प्रश्न देखो कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। एलडीसी का पहला प्रश्न देखो, शट दैट डोर। फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, हमें पता चला कि ये कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस था, तो लेट से बन रहे हैं। देखो लेट से बनाना है, द डोर से तो बन ही नहीं सकता क्योंकि लेट से ही बनेगा, तो लेट द डोर बी सेट। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी लेट से बन नहीं रहे थे। द डोर शुड कैसे लगा सकते हैं, था ही नहीं। वुड कैसे लगा सकते हैं, वाज कैसे लगा सकते हैं, अगर थे ही नहीं तो लेट से ही बनना था, तो लेट द डोर बी सेट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लो द हॉर्न। वाक्य क्या है, ब्लो द हॉर्न। छोटे छोटे वाक्य आएंगे अगर एग्जाम में आए तो। लेट से बना रहा है, तो इसमें देखो लेट से बना रहा है, लेट 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 तीनों में लेट से बनवा रहा है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, तो द हॉर्न इसमें लगा दिया, द हॉर्न इसमें लगा दिया, बी लगा दिया, ब्लो का क्या हो गया, ब्लोन। ऑप्शन नंबर सी सही है। लेट द हॉर्न ब्लोन, बी नहीं लगा इसलिए पहला गलत था। लेट अस ब्लो द हॉर्न, इसमें एस कहाँ से लगा दिया इसलिए ये गलत था। इट इज़ रिक्वेस्टेड टू ब्लो द हॉर्न, यहाँ कोई रिक्वेस्ट वाला वाक्य नहीं था, ऑर्डर दिया जा रहा था एक तरह से, तो ये भी गलत था। सी नंबर ऑप्शन सही था। लेट प्लस ऑब्जेक्ट था द हॉर्न, बी लगाया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, प्लीज इंटर बाय दैट डोर। प्लीज से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, नीचे आप भी रखा है रिक्वेस्टेड हमें पता चल गया यू आर रिक्वेस्टेड वाला वाक्य आया है, तो लगा दो यू आर रिक्वेस्टेड टू इंटर बाय दैट डोर। ऑप्शन नंबर बी सही है। ही इज रिक्वेस्टेड नहीं होता, आई एम रिक्वेस्टेड नहीं होता, वी आर रिक्वेस्टेड नहीं होता। ये क्या होता है, यू आर से स्टार्ट करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू। बिल्कुल देखो इजीली प्रश्न पूछे जाएंगे ये तो। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देखना आप, क्लोज द डोर वही है, डायरेक्ट पूछा गया है, तो लेट से स्टार्ट कर दो। लेट द डोर बी क्लोज्ड। यहाँ देखो लेट द डोर बी आ रखा है, यहाँ क्लोज लिखा है, यहाँ क्लोज्ड लिखा है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। पहले में तो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे पहले लेट लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट ले आओ द डोर, फिर बी लगाओ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लो। टेल हर टू मेक कॉपी फॉर मी। क्या लिखा हुआ है, टेल हर टू मेक कॉपी फॉर मी। टेल फर्स्ट फॉर्म है, हमें पता चल गया ये तो कैंसा टेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस ही है एक तरह से, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था। तो देखते हैं लेट से बनाते हैं इसको भी, लेट दोनों में बन रहा है। अब इसमें हर क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब हर को हम ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तब वो क्या बन जाएगा, सी में बन जाएगा। सी के बाद बी लगा दिया, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड हो गया, लेट सी बी टोल्ड। अब आगे वाला वाक्य को हमें कोई लेना देना नहीं है। टू मेक कॉपी फॉर मी, टू मेक कॉपी फॉर हर में बदल जाएगा। अब देखो इस प्रश्न में आप कंफ्यूज मत होना, अब मैं इस बारे में दोबारा बताता हूँ आपको थोड़ा सा। अब देखो हमें लास्ट में जाके क्या पता चला, फॉर मी, इसमें क्या रखा है फॉर हर। हमें पता चला हम सही चल रहे हैं, लेकिन लास्ट में जाके फॉर हर हो गया, जबकि लास्ट में तो मी का तो हर हो ही नहीं सकता, ये हमें पता चला। फोर के बाद में मी का हर कैसे हो सकता था, लास्ट में आना तो फोर मी ही था। तब हमने सोचा कि हमारा प्रश्न गलत हो गया होगा, हम दोबारा देखते हैं। ये दोनों तो ऑप्शन वैसे नहीं आते, दो ही थे। तो इसमें देखो ये जो लेट आता है वो किसका काम करता है, यानी इम्पेरेटिव में जब ऑप्शन होता है क्लोज द डोर, तो लेट हम अपनी तरफ से लगाते हैं, तो वो किसका कार्य कर रहा है, वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो लेट तो लगा दिया सब्जेक्ट, जब यहाँ द डोर लगाते हैं, लेट के आगे क्या लगाया द डोर, तो वो वैसा का वैसा ही तो लगाया, उसको हमने चेंज थोड़ी किया।
यानी इसमें सी की जगह हर ही आएगा। लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉपी फॉर मी, क्योंकि फॉर हर नहीं हो सकता इसलिए ये तो गलत है, फॉर मी ही आना था। तो ऑप्शन नंबर 6 सही था। लेट के बाद में हर आ गया, हर बी टोल्ड टू मेक कॉपी फॉर मी, क्योंकि यहाँ लेट सब्जेक्ट का काम कर रहा था तो इसमें हर को हमें सी में बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉपी फॉर मी। आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखना तो आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। अब देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस में है ही क्या। सबसे पहले तो लेट लगा दो, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट ले आओ द डोर, फिर बी लगा दो, फिर लगा दो सेट, थर्ड फॉर्म लगा दो, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड आएगा, यू आर एडवाइज आएगा, उसके आगे टू लगाओ, वाक्य वैसा का वैसा ही लिख दो। ये था इम्पेरेटिव। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले तो WH वर्ड ले आओ। WH वर्ड जब आप ले आओगे तो उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट ले आओ, बाद में बचा हुआ वाक्य लिख दो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। हु वाला याद रखना है, हु किस में बदला था, बाई हुम में बदला था, हुम किस में बदल जाएगा, हुम में बदल जाएगा। बाकी असर्टिव सेंटेंस वाले तो आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, 62-63 क्वेश्चन किए हैं, इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखना इम्पेरेटिव और इंटेरोगेटिव के बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, तब ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने हैं असर्टिव से। आपको मैंने तीनों नियम की जितनी टाइप बनती थी वो सारी पढ़ा दी है। अब आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब मान लो इसकी 2 क्लास हो चुकी है, लेकिन आप पहली क्लास को 2 बार देखोगे और लास्ट टाइम में सिर्फ इस एक क्लास को ही देख लोगे ना, तब भी आपको पहली क्लास तो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो नॉर्मल नियम थे, वो तो इस क्लास में भी रिवाइज हो रहे हैं। वो क्लास आप प्रैक्टिस के लिए रख लेना, और इस क्लास में आपको असर्टिव भी पता चल गया, इम्पेरेटिव पता चल गया और इंटेरोगेटिव भी पता चल गया। इसी एक क्लास के साथ भी आप आगे जाकर पैसी वो इसको कंप्लीट कर सकते हो। आपको हमारी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करवाना। मिलते हैं। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक टेंस बचा है, एक रिपोर्टेड स्पीच बचा है, वो भी हम 1-2 दिन में लेकर आएंगे। तब तक के नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।